ओके जी। शॉपिफाई हम देख रहे थे और कल जो है हमने इसका थीम इंस्टॉलेशन और सेटअप देखा था। किस तरह से जो है ना हम शॉपिफाई को सेटअप कर सकते हैं और एक वेबसाइट की बेस रख सकते हैं। ठीक है, कोई है जो जल्दी से क्विक हमें जो है रिव्यू कराएगा कल की क्लास का? सर आपने कल थीम चेंज करना भी सिखाई थी कि जिस तरीके से भी आप चाहें अपनी थीम चेंज कर सकते हैं। कलर्स थीम की बात कर रही हूँ कि वो आपने मैं एक बताया काम था करता हूँ ना, मैं कि यहाँ से स्टेप्स लेता रहता हूँ, आप इनको बस एक्सप्लेन करती रहें। ठीक है, अभी टॉप एरिया पे हमने कुछ नहीं किया था, हम यहाँ गए थे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर और यहाँ हमें सेक्शंस नजर आए थे। जी। ठीक है, थीम्स, ब्लॉग पोस्ट एंड ऑल। कुछ इशू चल रहा है यहाँ पे। ओके जी। तो सर आपने बताया था कि जो भी कंटेंट हो आपको हर कंटेंट को जैसे जो प्राइस है उसके लिए अलग कलर थीम यूज कर सकते हैं। वो हर तो आगे चीज के मैं लिए चाह रहा हूँ आप बेसिक से ना स्टार्ट करें कि जैसे हम ऑनलाइन स्टोर के सेक्शन पे आते हैं, जैसे थीम इंस्टॉल करने के जी। बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन नज़र आता है ऐड थीम का। या तो जी। हम अपलोड कर सकते हैं अपनी थीम को, या हम यहाँ एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे अगर जाएं तो यहाँ से हमें बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं जो हम अपनी मर्जी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपका कोई इस तरह का ई कॉमर्स ब्रांड है तो आप ये थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है जी ये ज़्यादा थोड़ी क्लासी लग रही है तो आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी फ्री थीम्स हैं। फ्री में थीम्स थी ठीक है, जैसे। आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ये शॉपिफाई का थीम स्टोर है, यहाँ से आप कोई भी थीम परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी इंडस्ट्री क्या है और उसके लिए कौन सी थीम मोस्ट सूटेबल रहेगी। ठीक है, जैसे ये सारी ई कॉमर्स रिलेटेड आपको थीम्स नज़र आ रही है, मोस्टली शॉपिफाई पे ई कॉमर्स ही नज़र आएंगे आपको, बट इट डिपेंड्स कैटेगरी टू कैटेगरी। आपको मिनिमलिस्ट स्टाइल में ये चीज़ें मिलेंगी और सबकी नीचे उनकी प्राइस भी लिखी हुई आ रही है। जैसे ये फ्री है, ये $240, ये $250। तो आप अकॉर्डिंगली जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको थीम सजेस्ट भी कर सकते हैं और ख़ुद परचेज भी कर सकते हैं अपने लिए। वंस यू परचेज द थीम, फिर आप उसको यहाँ ऐड थीम करके अपलोड करते हैं तो वो आपको यहाँ शो होती है करंट थीम के सेक्शन पे। यहाँ पे आपको ये कस्टमाइज का बटन नज़र आता है। कस्टमाइज पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपकी पूरी जो डैशबोर्ड है, बैकएंड है, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से चलें, गो थ्रू करते हैं। हेडर कौन एक्सप्लेन करेगा? सर हेडर में ये टॉप पे जो लिखे हुए हैं, ड्यू टू कोविड-19 सम डिलीवरीज में बी डिलेड, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक और है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा हो वो लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्री शिपिंग ऑन परचेज ऑफ ₹2500 प्लस, ये इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ये हेडर है। ठीक है। अच्छा, हेडर पे देखें एक नेविगेशन, जब मैंने हेडर पे क्लिक किया ना तो एक नेविगेशन खुली कि जी हेडर पे, यहाँ ये हेडर एरिया, आपको कौन सी नेविगेशन चाहिए? तो मैंने कहा मुझे यहाँ मेरा मेन मेन्यू चाहिए। मेन मेन्यू ये है। ठीक है, ये मेन मेन्यू पे देखें एक्सटर्नल लिंक का एक जो है ना आइकॉन बना हुआ है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि अच्छा ये एक्चुअल में ये मेन्यू कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये रहा। अब ये मेन्यू हमने कहाँ से बनाया था वो भी हम देखेंगे आज की क्लास में कि किस तरह से ये मेन्यू बनते हैं। बेसिकली यही ऑनलाइन स्टोर में नेविगेशन पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना मेन्यू बना सकते हैं। मेन्यू में आइटम्स ये सब कौन से डाले हैं? ये सारे आइटम्स हमारी प्रोडक्ट्स में कलेक्शन से उठाए हमने। ठीक है, इसको आप चेंज करके कोई और मेन्यू भी डाल सकते हैं, आप रिमूव मेन्यू भी कर सकते हैं। शो मेगा मेन्यू इमेजेस हमने ओके किया हुआ है, जो आई थिंक हमने इसमें से इसको यूज़ नहीं किया हुआ कुछ। अच्छा, हेडर लेआउट लोगो लेफ्ट मेन्यू सेंटर, जी लोगो यहाँ लेफ्ट पे होगा, मेन्यू सेंटर पे होगा।
हम इसको अलग अलग जगहों पे भी कर सकते हैं। लोगो लेफ्ट, मेन्यू ड्रॉअर, लोगो लेफ्ट पे आ गया जी, मेन्यू यहाँ चला गया इस ड्रॉअर के अंदर। ठीक है जी, लोगो सेंटर, मेन्यू लेफ्ट, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो आपको लगता है ना कि आपके लिए बेस्ट लुकिंग ऑप्शन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये वाला बेहतर लगा। एक कॉमन प्रैक्टिस भी है, लोगो लोग यहाँ देखते हैं और बीच में प्रोडक्ट अपनी कैटेगरीज देखना चाहते हैं। अच्छा, ओवरले हेडर ओवर होम पेज, ये जो होम पेज है इसके ऊपर आपका हेडर ओवरले हो जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये देखें, इसने अपनी अलग जगह बना ली। पहले इतनी जगह हेडर एरिया ले रहा है, फिर आपका ये जो हेडर इमेज है ना वो ले रहा है। लेकिन अगर आप ओवरले कर देते हैं तो जगह आपकी थोड़ी कम हो जाती है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक वेबसाइट डिजाइन का, हमें यही देखते हैं कि हम कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें, लेकिन उससे वेबसाइट की ब्यूटी भी खराब ना हो और स्मूथ जो है ना यूजर एक्सपीरियंस भी रहे। ओवरले हेडर ओवर कलेक्शन, कलेक्शन यहाँ है नीचे, मैं अगर इसको कर देता हूँ, ठीक है, तो अब हेडर जो है वो आई थिंक कलेक्शन के ऊपर आ जाना चाहिए। अच्छा, क्या डिफरेंस आ रहा है इससे? अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने जो गलत बता दिया था वो नहीं है हेडर में। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही वो बताया नहीं। था। वो कल जो हमने पढ़ी थी ना वो बेसिक्स थी कि हेडर पे लोगो लगता है, ये रहा, ये जी जी जी। टॉप हेडर पे कोविड और ये फ्री शिपिंग के सेक्शंस हैं। हाँ ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है ना, ये बटन यहाँ पे कैसे आए हैं। ठीक है, तो ये हम दिखाएंगे, तो वो मैं आज बता रहा हूँ कि इसी हेडर पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो आप यहाँ से नेविगेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी टूल बार। ठीक है, टूल बार ये रहा छोटा सा ऊपर जो है ना, उसने कहा शो सोशल आइकन्स। मैंने कहा हाँ, मैंने कल की क्लास में बात की थी कि आई अप्रिशिएट सोशल मीडिया बटन्स मुझे वेबसाइट पे ऊपर नजर आए, क्योंकि जो बहुत ही जो नीचे बटन लगे हुए होते हैं ना, यहाँ तक पता नहीं यूजर आए नहीं आए, उसको होम पेज पे एटलीस्ट दिख तो जाए, हमारा फेसबुक वो खोले और डायरेक्ट जो है हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे चला जाए। ठीक है, नेविगेशन के लिए अगर मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट मेन्यू करके, मेरे पास एक ये मेन्यू रेडी आ रहा है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ नेविगेशन बार पे भी जो है ना कुछ आइटम्स आना शुरू हो जाएंगे, जो भी हम, सॉरी, इस टूल बार के ऊपर जो हम अपने प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे या जो भी अपना कलेक्शन जो है उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाती हैं। अनाउंसमेंट बार, अनाउंसमेंट बार ये जो टॉप पे बार लगा हुआ है ना, ये अनाउंसमेंट बार कहलाता है। इसका एक ऑप्शन है जी यूज कॉम्पैक्ट स्टाइल। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो अब देखें, उसने इसकी जगह और छोटी कर दी, और अब क्या किया उसने, सिर्फ यहाँ पे एक वो दिखा रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो मैं दूसरा भी देख सकता हूँ। अगर मैं कॉम्पैक्ट स्टाइल हटा देता हूँ तो इसने देखे जगह ज्यादा ले ली, और अब यहीं पे दोनों ऑप्शंस दिखा रहे हैं, तो अब कोई स्क्रॉलिंग नहीं है यहाँ पे। तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट द अनाउंसमेंट्स टू मेक। मैं चाहता हूँ कि जी पहली नज़र में लोगों को ये दोनों अनाउंसमेंट नजर आ जाए, ठीक है जी, वरना आप कॉम्पैक्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये, देखिए मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो सब चीज़ें ऊपर वाली ऊपर ही रह गई, लेकिन अगर मैं इस पर चेक लगा दूं ऑलवेज शो अबव हेडर, तो अब ये जो हमारा हेडर है ना, एक मिनट, तो अब ये हेडर हर पेज के ऊपर जो ना आपको नजर आएगा, चाहे जिस पेज पे भी चले जाए। ठीक है, मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो अब देखें अब ये नीचे आ गया। ठीक है, वरना ये हमेशा टॉप पे नजर आएगा। ठीक है, ये जो हेडर था हमारा, हमने ओवरले हेडर ओवर होम पेज किया था, तो ये यहाँ पे ओवरले क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है, वो अपनी जगह पे ही है, सिर्फ इस पेज का डिज़ाइन ऐसा है कि उससे हमें लग रहा है, वरना यहाँ पे अगर हेडर होता और मैं इसको अगर टॉप पे कर दूँ ऑलवेज शो अबव हेडर, तो हमारी वेबसाइट की थीम ज़्यादा बेहतर रह सकती है। ठीक है जी, अभी हम ब्यूटी रेंज के पेज पर हैं, तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि जी प्रीव्यू हम ब्यूटी रेंज का देख रहे हैं। हम डायरेक्ट अगर होम पेज पे चले जाएंगे तो अब ये यहाँ पे हमें हेडर होम पेज का दिखा रहा है। ओके, उसके बाद इसी तरह हम लोग ने पूरी चीज़ें देखी थी, स्लाइड शो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमने मिस की हो कल की क्लास में। कैटेगरी वाइज हम लोगों ने कैटेगरीज बनानी किस तरह है वो आज देखेंगे, प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करने।
एंड फुटर वगैरह। इस तरह से हमारा होम पेज तो रेडी था। एडिशनली जो पेजेस हैं ये किस तरह से बने हैं वो हम आज देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसमें कलेक्शन हेडर्स, ब्यूटी रेंज का अलग, कलेक्शन का फिल्टर इसने अलग दिया है, साइड बार में देना है या ड्रॉर देनी है जी। ठीक है, इसमें फिल्टर स्टाइल तो है ही नहीं। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से फिल्टर इनेबल करते हैं तो यहाँ पे देखें बटन आ जाता है फिल्टर का, और उसमें हम जो भी हमारी फिल्टर की सेटिंग होती है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स पे ज़रूरत है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। कमिंग बैक टू, एग्जिट करेंगे यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कल देखा था सेल्स चैनल्स के अंदर ऑनलाइन स्टोर, थीम्स, ब्लॉग पोस्ट का एक ऑप्शन है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आप क्रिएट ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो हर ब्लॉग आर्टिकल लिखने वाली वेबसाइट की तरह आपको यहाँ पे टाइटल की जगह मिलती है, कंटेंट आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सर्प्ट है, जैसे आप बेसिकली चाहते हैं कि जी किस तरह से या क्या 2-3 लाइनों में जो है ना आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, होम पेज पे कि ब्लॉग कैसे नज़र है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर्च इंजन लिस्टिंग के लिए आप एडिट वेबसाइट की एसईओ के हिसाब से पेज का टाइटल यहाँ कुछ और भी दिखा सकते हैं कि यहाँ टाइटल कुछ और हो लेकिन पेज का टाइटल कुछ और है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ और डाल सकते हैं, यूआरएल हैंडल आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं ताकि आपकी एसईओ बेस्ट से बेस्ट हो जाए। टैग्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं जिनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ब्लॉग में आप कौन सा डालना चाहते हैं जी, न्यूज़ है या आप कोई और नया ब्लॉग जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं, जैसे लेट्स से फैशन, तो ये फैशन की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ऑथर का नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई इमेज ऐड करनी है, फीचर्ड इमेज, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने इस आर्टिकल में भी यहाँ से इंसर्ट इमेज कर सकते हैं, वीडियो इमेज कर सकते हैं आप, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल एंड अलाइनमेंट वगैरह के हिसाब से। एवरीथिंग दैट यू वांट टू राइट इन द ब्लॉग सेक्शन वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और जब ये मौसम सर्फ को बनाए उसमें ठीक है, देन विजिबिलिटी की बात आती है। आप यहाँ से इसको विजिबल करेंगे और सेव कर देंगे तो आपके ब्लॉग आपकी वेबसाइट पे नज़र आना शुरू हो जाएगा ब्लॉग के सेक्शन में। देन उसके बाद हमें नीचे नज़र आता है पेजेस का सेक्शन। अब यहाँ पे क्या है जी, ऐड पेजेस टू योर ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पे जो जो पेज ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से पेज का नाम लिखें, उस पेज का जो कंटेंट आप लिखना चाहते हैं वो लिखें, उसकी एसईओ सेट करें। ठीक, कौन सी टेम्पलेट में आप यूज़ करना चाहते हैं जी, कॉन्टैक्ट है, एफएक्यूज है, फुल विड्थ है, सेक्शन है, ये अलग अलग जो है ना टेम्पलेट्स हैं। आप इसमें से चेक कर करके देख सकते हैं कि जी किस टेम्पलेट का लेआउट कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है जी, विजिबल एज ऑफ या हिडन करना चाहते हैं तो आप ये बेसिकली जब आप इन पेजेस के अलावा जो आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी पेजेस हैं कोई और पेजेस ऐड करना चाहते हैं, जैसे अबाउट अस सेक्शन हो जाता है, या आप कंपनी प्रोफाइल वगैरह ऐड करना चाहते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स का लेन देन नहीं होता, तो वो आप इस तरह के पेजेस ऐड करके यहाँ से उसमें ऐड कर सकते हैं। देन कम्स नेविगेशन। नेविगेशन में वो सारे रास्ते दिखाता है कि जी किस तरह से आप कौन से मेन्यू आइटम में क्या क्या लिंक या क्या क्या बटन आप लगाएंगे जिससे यूज़र किसी दूसरे पेज पे जा सके। हमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी एक मेन मेन्यू ऐड किया हुआ है, एक फुटर मेन्यू ऐड किया हुआ है। मेन मेन्यू में हमारे पास ये सारे पेजेस हैं, फुटर मेन्यू में हमारे पास ये सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, सर्च, टर्म्स ऑफ सर्विस, रिफंड पॉलिसी, इसमें सर्च, अच्छा अच्छा, सर्च टर्म्स ऑफ सर्विसेज, मेरे ख्याल में इसमें कोई भी चीज़ ना एक्टिव नहीं होगी, देखते हैं।
देखिए लिंक जो है ना टर्म्स ऑफ सर्विस का कहाँ है ये? नहीं, मेरे ख्याल में पब्लिश नहीं हुई वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, रिफंड पॉलिसी भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, पॉलिसीज अपडेट नहीं है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ फुटर मेन्यू में शो हो सकती हैं। दूसरा हमारे पास नेविगेशन में मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में हमारे पास ये सारे कलेक्शंस हैं, ब्यूटी रेंज, फेस एंड बॉडी, ये सब जो हमने ऐड की थी। इनको हम अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ ब्यूटी रेंज है, उसके बाद फेस एंड बॉडी है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे देखते हैं ब्यूटी रेंज, उसके बाद फेस एंड बॉडी आता है। आप इसको सिर्फ यहाँ से ऊपर करके सेव करेंगे तो ब्यूटी रेंज और फेस एंड बॉडी था अभी यहाँ पे। आप इसको रीलोड करें, हार्ड रीलोड कर दें कंट्रोल F5 करके, तो आप देखें फेस एंड बॉडी यहाँ आ गया, ब्यूटी रेंज सेकंड पे चला गया। तो ये सारी अलाइनमेंट्स वगैरह जो है ना आपको यहीं पे कर रहे होते हैं आप इजीली। ठीक है, देन एक सेक्शन आता है प्रेफरेंसेस का। प्रेफरेंसेस में हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं, इनफैक्ट कल भी हमने देखा था। होम पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, लोगों की अगर हम सोशल शेयरिंग पे लिंक डालेंगे वेबसाइट का तो क्या इमेज यहाँ पे नजर आना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स, पिक्सेल्स एंड ऑल, ये चीज़ें हम आगे चल के देखते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेक्शन। आप अभी होम पेज पर आ गए अपने। यहाँ पे आपको इस तरह की एक समरी नज़र आएगी जी कि वेबसाइट पे कितने सेशंस हो रहे हैं, कितनी सेल्स आई हैं आपकी, कितने ऑर्डर्स हैं, और इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना सब आपको यहाँ डैशबोर्ड पे नज़र आती है। न्यू वेबसाइट होगी तो ऑब्वियसली यहाँ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डेटा वगैरह नहीं होगा, ऑर्डर्स भी नहीं होंगे, तो ऑर्डर्स में जाने की भी आई डोंट थिंक अभी जो है ना इस तरह की ज़रूरत है। जस्ट एक मैं आइडिया दे देता हूँ कि ऑर्डर्स में आपको यहाँ ऑर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ जो भी ऑर्डर है उसको ओपन करें, और जब आप किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ ऑनबोर्ड हो जाते हैं तो उनका भी एक प्लेटफॉर्म पोर्टल आपको मिलता है। आपने उसमें क्या करना है जी, कस्टमर का नाम, उसकी डिटेल्स वहाँ पे लिखनी है, उसका एड्रेस वगैरह, ऑर्डर नंबर लिखना है, प्रोडक्ट क्या क्या उसने मंगाया है वो लिख दी डिटेल्स, और आप अपना उसकी जो है ना प्रिंट शीट जो होती है उसकी प्रिंट लेबल, इस तरह की पैकिंग स्लिप्स और ऑर्डर पेज जो है ना ये आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। वो लगता है आपके पैकेज के ऊपर, TCS लॉजिस्टिक्स या उसके हो गई लेपर्ड वाले हो गए, उनके जो आपके यहाँ घर में ऑर्डर आते होंगे तो उनकी जो बैग्स होते हैं उसके ऊपर इस तरह का एक पेपर लगा हुआ होता है, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी एंड आप यहाँ से उसको शिप कर देते हैं। कमिंग टू द प्रोडक्ट सेक्शन, सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आता है ऑल प्रोडक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, आपने ऐड प्रोडक्ट करना है और जो आपके प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, प्राइस, किस प्राइस पे कंपेयर करना है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि जी ये है तो प्राइस इसकी 500 रुपये और कंपेयर करना है इसको 650 रुपये पे, तो वेबसाइट पे ऐसे नज़र आएगा कि जैसे प्रोडक्ट की प्राइस 200 थी लेकिन अब 150 का मिलेगा आपको। तो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल जो है ना यूजर को लगता है कि अच्छा डिस्काउंट में मिल रही है यहाँ पे चीज़ें, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर आइटम आप बताना चाहते हैं कि जी मुझे एक्चुअल होम कॉस्ट कितने की पड़ी है, ताकि आप आपकी कैलकुलेशन, प्रॉफिट और ये सब आपको ईजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी 500 रुपये का मैं बेच रहा हूँ और मुझे पड़ा है 200 रुपये का, तो यहाँ पता चल रहा है जी आपने 60% मार्जिन लिया है और आपको 300 रुपये का प्रॉफिट होगा जब भी आप ये प्रोडक्ट बेचेंगे। टैक्स चार्ज करना है नहीं करना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। SKUs एंड ऑल, आई थिंक ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, जो हमने शॉपिफाई की बिगनिंग क्लास ली थी उसमें। एनीवेज इसमें आप अपनी सारी जो बेसिकली जो क्वेश्चन है आप उसको फिल करते रहेंगे और आपकी जो है ना प्रोडक्ट की हिस्ट्री या प्रोडक्ट का रिकॉर्ड यहाँ क्रिएट होता रहेगा। आप यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। हार्मोनाइज सिस्टम कोड हमने डिस्कस किया था उस दिन क्लास में जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। उसके बाद अगर इस प्रोडक्ट के और ऑप्शंस हैं, साइज हैं या कलर हैं, तो आप इसको ऑन करेंगे तो अब आपको ये लिस्ट देता रहेगा कि जी ऑप्शन नेम है जी, इसके अलग अलग साइजेस हैं। क्या क्या साइजेस हैं जी, स्मॉल, मीडियम,
लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके साइज ऐड कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है कलर्स के भी, तो आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाटएवर। और ऑप्शन है जी कि इसके जो है ना स्टाइल भी डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं कि जी लेट्स से राउंड नेक या कॉलर। तो द मोर ऑप्शंस यू इंक्लूड, उतने ज्यादा इस प्रोडक्ट के वेरिएंट्स बनते रहेंगे। अब आप यहाँ देखें इतने सारे वेरिएंट्स बन गए इसके, ठीक है। कि स्मॉल में ब्लैक कलर में राउंड नेक बना, स्मॉल में ब्लैक कलर में कॉलर बना, फिर स्मॉल में ब्लू कलर में राउंड नेक बना, स्मॉल में ब्लू कलर में कॉलर बना। जितनी ज्यादा आप कैटेगरीज ऐड करते रहेंगे उतने ज्यादा ये वेरिएंट्स जो है ना इसके एसक्यूज बनते रहेंगे। तो आपने सिर्फ एक दफा वो ऐड किया, बाकी सारा काम इसने खुद कर दिया। और चीजें कुछ आपने अगर यहाँ ऐड करनी है, बारकोड एसक्यूज वगैरह, वो आप यहाँ कर सकते हैं। देन अगेन लिस्टिंग प्रीव्यू एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ से इस पेज का टाइटल जो रखना चाहें, मेटा डिस्क्रिप्शन जो ऐड करना चाहें, यूआरएल जो कस्टम रखना चाहें, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये चीज कांस्टेंट रहेगी। इसके आगे आप इसको जो नाम देना चाहें, लेट्स से टी शर्ट डैश बेस्ट, मे बी बेस्ट टी शर्ट डैश पाकिस्तान, जो आपको लगता है कि कीवर्ड ज्यादा डिमांड में होगा, वो करके आप यहाँ सेव करेंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, इन सब प्रोडक्ट्स को एक्टिव कर देना है, ठीक है। जैसे ये जो प्रोडक्ट हम एडिट कर रहे थे, तो यहाँ प्रोडक्ट स्टेटस ड्राफ्ट में से आपको एक्टिव करना होगा। जब आप इसको एक्टिव करेंगे तो ये आपके ऑब्वियसली ऑल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा एज एक्टिव, और आपकी वेबसाइट पे भी नजर आना शुरू हो जाएगा। बारकोड किस तरह से ऐड करेंगे? बारकोड बेसिकली आपका जो जनरेट होगा, आप उसका एक जो कोड होता है वो आप सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देंगे इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे। ओके, देन हम आते हैं इन्वेंटरी के ऊपर। इन्वेंटरी अगर आपने मैनेज करनी है आपकी, तो ये शॉपिफाई आपको फीचर देता है कि आप प्रोडक्ट्स पे जाएं और जी सब बताएं कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी जो है ना आपके पास क्वांटिटी रखी हुई है। आप इन सबको जो है ना एडिट प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और आप इनकी प्राइस और कंपेयर प्राइस आ रहे हैं, आई थिंक इसकी से होगा, या इन्वेंटरी क्वांटिटी यहाँ से आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब आप इन्वेंटरी क्वांटिटी इसकी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी मुझे किसी वजह से अलाउ नहीं कर रहा है इन्वेंटरी क्वांटिटी एडिट करने को। मे भी हो सकता है हम इसको इंडिविजुअली भी एडिट कर सकते हैं। अभी हम बल्क एडिटर पे हैं। सर ये SSU क्या है सर? जी SSU क्या है सर जो आ रहा था इसमें? SSU कहाँ आ रहा था? बल्क बल्क में जब हम ये असल में जी SKU जो आ रहा था ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो मेरे वो ख्याल तो से जब SKU स्टॉक है। कीपिंग यूनिट स्टॉक कीपिंग यूनिट डालेंगे तो शायद वो इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट करेगा कि इतने हो गए, इसमें से ये इतने SKU निकल की गए। बात कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, ये तो यूनिट्स है ना बेसिकली, ये आपके SKU आप ये भी समझे। हाँ, इसी तरह का इन्वेंटरी यूनिट ही होता है आपका, कि आपने किस होता ये है सर, मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें जैसे हमने 100 यूनिट डाल दिए, अब जितने निकलते रहेंगे तो जो इन्वेंट्री वाला ऐड कर देंगे उसमें वो आते रहेंगे कि 99 रह देखते गए, हैं 70 रह गए। इन्वेंटरी क्वांटिटी। इसको मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल सेव किया, इन्वेंटरी क्वांटिटी नहीं, ये अभी भी ब्लॉक आ रहा है। मेरे ख्याल में इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। जब आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट रख रहे हो और आपको अगर SKU मैनेज करने हैं, तो आप सिंपली जब ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे आप इसके SKUs भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रैक क्वांटिटी पे जब डालेंगे तो क्वांटिटी अवेलेबल जो है ना आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा जी मेरा SKU है इसका, SKU टेक्निकली नाम होता है इस तरह का, जैसे
हम ये क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, एलोवेरा, तो हमने कहा जी ZAV जूनियर एलोवेरा -101, ठीक है। अब ये हमने एक इसका SKU बना दिया, तो अब हम जब भी बात कर रहे होंगे ना, हम इससे बात करेंगे कि यार ZAV 101 की इतने स्टॉक चाहिए या वट, ठीक है। जो इसकी क्वांटिटी है ना, वो आई थिंक हमें अच्छा जी, क्वांटिटी अपडेट करने के लिए 1 मिनट, मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ 500, लेट्स से सेव योर चेंजेस, मैं कहता हूँ जी मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मुझे क्वांटिटी ऐड करनी है ना, मेरे पास Z से 500 पीस हैं इसके, ठीक है। और SKU मेरा है ZAV-101, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इसकी इन्वेंट्री की हिस्ट्री पता चलती रहेगी, जैसे जैसे बिकता रहेगा इसमें से एक एक दो दो कम होते रहेंगे, नजर आता रहेगा कि जी इसकी क्या इन्वेंट्री है, वही हमारे पास बैक एंड पे कितने प्रोडक्ट्स रहते हैं इसके, ठीक है जी। तो बेसिकली ये है कि शॉपिफाई ये फीचर भी आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपनी क्वांटिटी जो है ना, ऑर्डर क्वांटिटी, वो भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। ओके जी। कमिंग बैक टू ऑल प्रोडक्ट्स, फिर हम इन्वेंट्री देख ली। ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स क्या है कि जी ट्रैक एंड रिसीव इनकमिंग इन्वेंट्री फ्रॉम योर सप्लायर्स एंड बिजनेस लोकेशंस, आपकी जो भी ट्रांसफर्स चल रहे हैं इंटरनली, ठीक है, सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उन सब की भी आप रिकॉर्ड यहाँ रख सकते हैं कि जी कब आ रही है आपकी शिपमेंट, क्या ट्रैकिंग नंबर है उसका, कौन सी शिपिंग से आ रही है, रेफरेंस नंबर, टैग्स वगैरह। तो ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि अच्छा जी आपकी इन्वेंट्री इतने टाइम में आने वाली है। तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर, अगर आपका ज़्यादा जो है ना लॉजिस्टिक्स आपके बड़े फ्रीक्वेंट आते रहते हैं, तो आप यहाँ पे उनको मैनेज कर सकते हैं सबको। देन सेक्शन आता है कलेक्शंस का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कलेक्शंस में क्या देखा है आपने कि जी एक होम पेज का कलेक्शन बना हुआ है, फेस एंड बॉडी परफ्यूम, ये सारे अलग अलग। होम पेज का जो कलेक्शन है ना, उसके अंदर देखें क्या है, ठीक है। यू नीड टू अपडेट योर मेन्यू। होम पेज के अंदर प्रोडक्ट में हमने जूनी ब्यूटी क्रीम सिर्फ डाली है, ठीक है। गूगल फेसबुक पे इसका कोई लिंक नहीं है, अभी सिर्फ इसको हमने होम पेज बना के रखा हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक। अच्छा, ये एक मैंने फ्रंट पेज बनाया हुआ है इसका, होम पेज, जहाँ पे सिर्फ ये जूनी प्रोडक्ट रखी हुई है, जो आई थिंक किसी वजह से मैंने बनाया है, इसका कोई एज सच यूज मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इसको हटा भी दूं लेट से, तो भी ये होम पेज रह जाएगा, हाँ। प्रॉबेबली मुझे लगता है ये इस वजह से मैंने किया था कि जब भी कोई इस तरह का होम पेज का लिंक शेयर करे ना, उसको एटलीस्ट मेरा ये प्रोडक्ट नजर आए। ये शायद उसके लिए किया है, लिंक की जो थंबनेल जनरेशन होती है ना, उसके लिए। ठीक है जी, सर्च और ब्राउज, मैंने इसको डन कर दिया, बट ये भी आ नहीं रहा। ओके, आ गया। अच्छा, देन बाकी सारे कलेक्शंस बने हुए। कलेक्शंस किस तरह से बनने हैं, क्रिएट कलेक्शन पे जाएंगे आप, कलेक्शन का नाम रखेंगे, कोई भी उसकी डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे पूछा कलेक्शन टाइप क्या है जी, मैन्युअली आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे या ऑटोमेटेड।
एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रोडक्ट दैट मैच द कंडीशंस जो आप सेट करेंगे ये उसमें जो है ना ऐड हो जाएगा। तो आपने कहा जी मैं मैन्युअली ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऑटोमेटेड पे आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि जी प्रोडक्ट का टैग क्या होना चाहिए, उसकी जो है इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कौन से टैग्स उसमें यूज होने चाहिए, और कंडीशंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री है और उसको सॉर्ट करना है। थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं आप मैनुअली भी उसको ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन का आपने एक हेडर इमेज लगाना होगा, उसकी अवेलेबिलिटी दिखानी है जी, ऑनलाइन स्टोर पे भी नजर आ जाए, गूगल फेसबुक के लिए भी वो चीज़ एक्टिव हो जाए, ठीक है। कौन सी थीम टेम्पलेट में करना है ये करने के बाद, ठीक है, आप उसको जब सेव कर देंगे तो इस तरह से आपका कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। कलेक्शन क्रिएट जब हो जाएगा ना तब वो ऐसे ही नजर आएगा जैसे ये होम पेज नजर आ रहा है। और उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आपने अपलोड किए हैं पीछे, आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके कि जी इस कलेक्शन के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, वो सब आप ऐड करेंगे, सर्च इंजन लिस्टिंग उसकी एडिट करेंगे और आप सेव कर देंगे। तो क्या होगा कि ये कलेक्शन का पेज इस तरह से इनका बन जाएगा। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे जब हमने देखा था ना कि जी ये हेडर पे किस तरह से शो हो रहा था ये कलेक्शन हमारे, तो वो इस तरह से शो होते हैं कि हमने यहाँ जब कलेक्शंस बना लिए तो अब हम उसको कॉल कर सकते हैं अपने हेडर पे। जैसे मेन मेन्यू मैंने कॉल किया हुआ है तो मेन मेन्यू मैंने बल्कि नेविगेशन से उठाया। अदर देन दैट अगर हम बात करते हैं कलेक्शन लिस्ट की, तो ये जितने कलेक्शंस उठाए मैंने, ठीक है, वो सब यही कलेक्शंस है जो यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद शॉपिफाई गिफ्ट कार्ड्स ऑफर करते हैं कि आप चाहें तो जी एक गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट को ही ऐड कर दें, या कोई गिफ्ट कार्ड जो है डायरेक्टली किसी कस्टमर को भेजना है तो गिफ्ट कार्ड का टाइटल रखें, डिस्क्रिप्शन रखें, उसकी कोई इमेज वगैरह बना दें, डिनोमिनेशंस दे दें कि जी कितने रुपीस का डिस्काउंट देना चाहते हैं आप, और उसको जब आप सेव कर देंगे, ठीक है, तो वो गिफ्ट कार्ड जो है आपकी वेबसाइट पे शो हो जाएगा जो कस्टमर्स क्लेम कर सकते हैं। इट इज़ अगेन समथिंग जो बड़ी जो है ना कस्टमाइज्ड है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है डिस्काउंट्स का, उस पर अभी हम लोग आते हैं कि किस तरह से आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं यूजर्स को। नेक्स्ट इज कस्टमर्स। जितने भी कस्टमर्स होंगे आपकी वेबसाइट के, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो रही होगी। आप उनका जो भी ईमेल है उस पर क्लिक करके देन आप उसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो सब देख सकते हैं कि कस्टमर कौन है, कहाँ का है। आपको फर्दर इसको जो है ना ईमेल सब्सक्रिप्शन में लेना है नहीं लेना है, आपको किसी भी किस्म से इससे एसएमएस मार्केटिंग करनी है तो आपको इसका सारा डेटा यहाँ से मिल जाता है। देन एनालिटिक्स आता है। एनालिटिक्स हम फेसबुक पे भी देख चुके हैं, बिजनेस मैनेजर पे भी देख चुके हैं कि एनालिटिक्स हमें पूरी समरी दिखाते हैं ग्राफिकल और टेक्सचुअल फॉर्म में कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो भी हम सिलेक्ट करते हैं उस टाइम तक हमारी क्या प्रोग्रेस रही है। तो यहाँ पे आपको नजर आते हैं जी आपकी सेल्स कितनी हुई है, आपके स्टोर पे कितने सेशंस मतलब कितने लोग आए हैं, रिटर्निंग कस्टमर का परसेंटेज कितना है, ऑनलाइन स्टोर का कन्वर्जन रेट कितना है। 1.8 का मतलब ये है कि अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से हार्डली हार्डली 2 लोग जो है ना वो आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। तो जितना हाई कन्वर्जन रेट होगा आपका उतने ही सक्सेसफुल आपका प्रोडक्ट या मार्केट में आपकी डिमांड होगी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसकी 780 रुपए की है जो कि इतनी अच्छी नहीं है। आपको इसको भी काम करना है, आपने कोशिश करनी है जी सेल्स तो बढ़ानी है, सेशंस भी बढ़ाने हैं, रिटर्निंग कस्टमर का रेट भी बढ़ाना है। मेन पॉइंट ये कि कस्टमर की कन्वर्जन ज्यादा हो। अब अगर ये 7,000 लोग आए थे और अगर कन्वर्जन रेट मेरा लेट से 5% का होता है, 10% का होता, तो एटलीस्ट मेरे पास 700 ऑर्डर होते हैं। ये जो 150 ऑर्डर है ना ये 700 ऑर्डर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा सेल भी बढ़ चुकी होती, चांसेस है रिटर्निंग कस्टमर भी बड़े होते हैं, और मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, अच्छा एवरेज ऑर्डर वैल्यू किस तरह से बढ़ानी है उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स के साथ खेलना है। कहीं आपके प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते तो नहीं है, जैसे ये प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते हैं, 200-250 रुपए के, 150-150 रुपए के भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इन प्रोडक्ट्स में आप इतना मार्जिन या इतनी ज्यादा क्वांटिटी सेल ही नहीं कर सकते। अगर आप इसके 10 पीस भी बेच दो तो भी जाके 1,500 रुपए का ही ऑर्डर बनता है आपका।
आपने कोशिश करनी है प्रोडक्ट हमेशा ऐसा चुने जिसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम से कम 1800 से 2500 रुपए के बीच में होनी चाहिए। ये सब ऐसे बढ़ाएंगे। अच्छा, इसके पीछे ना पूरी आपको एक वर्किंग करनी होगी। हाँ, गुड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सेकेंडरी फेज में आता है, लेकिन सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है प्रोडक्ट हंटिंग का। इस कीवर्ड को याद रख लें, इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है? अक्सर औकात मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जी ये हमारा प्रोडक्ट है, बेचें इसको ऑनलाइन। आप बहुत अच्छी ऑनलाइन कन्वर्जन लाते हैं ना, बेचें इसको। तो मैं कहता हूँ भाई मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि कोई भी आपका ऑल फॉल आइटम उठा के बेचना शुरू कर दूं। मेरी भी कुछ डिमांड्स होती हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट पे क्या इतनी वर्किंग की है कि वो बिकने के काबिल है ऑनलाइन के ऊपर। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ बोल्टन मार्केट में या और मार्केट्स में लेडीज के सूट्स मिलते हैं या बनवाते हैं अपने। अब वो सूट बनाएंगे वो जी कि ये हमें पड़ा है 1500 रुपए का। नहीं नहीं, ऑडियंस हंटिंग डिफरेंट चीज़ है, पहले प्रोडक्ट हंटिंग आपने देखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए का उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा किसी रीसेलर से, होलसेलर से, और लोगों को पता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जो है ना 1800, 2000 या 2200 रुपए का बिकता है। और आपको ये भी पता है जो हैदरी मार्केट हो गई, तारिक रोड हो गई, वहाँ पे कितनी नेगोशिएशंस भी होती हैं। अगर आप किसी को बोल दो जी मैं 2 सूट ले लूंगी, 3 सूट ले लूंगी, ठीक है, तो वो कितने आपको डिस्काउंट्स दे सकते हैं। पूरी एक बार्गेनिंग होती है उसमें। वो सामने प्रोडक्ट आपका देख सकती हैं, टच कर सकती हैं, फील कर सकती हैं उसको। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑनलाइन में आपको अपना ब्रांड इमेज भी क्रिएट करना है, साथ में आपने कोशिश करनी है कि जो उसकी कॉस्टिंग वैल्यू हो मार्केट कंपैरेटिव हो। तो 1500 रुपये का आपको प्रोडक्ट बना है आपका, आप उसको 2000 में, 2500 में भी अगर बेचोगे तो चलो हो सकता है कंसिडर कर लें कि जी चले 2500 रुपये सही है। आप उसको 3000 में तो नहीं बेच सकते, आप उसको 3.5-4 में भी नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप स्टक हो जाते हैं एक सर्टन जो है ना प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, वरना इससे ज्यादा में आपको ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपने प्रोडक्ट अपनी हंटिंग सही की हुई है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये शायद इस प्रॉफिट मार्जिन पे 1500 वाला प्रोडक्ट 2000, 2500 में बेच के आप शायद ऑन ग्राउंड या जो फिजिकल शॉप्स होती हैं वहां पे शायद प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब आप ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं। आपको एक वेबसाइट के मंथली फीस देनी है, आपको सोशल मीडिया मैनेज करना है तो उसके लिए टीम चाहिए होगी, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होगा, कंटेंट राइटर चाहिए होगा, 10 तरह की चीज़ें होंगी। आपको फोटोशूट करवाना होगा प्रोडक्ट्स का, आपको पूरी ये वेबसाइट डेवलप करवानी होगी किसी से, आपको थीम परचेज करनी होगी। देन उसके बाद आपको मार्केट करना है इसको फेसबुक एड्स के थ्रू। तो फेसबुक एड्स का एक बड़ा रिकरिंग सा बजट है और अच्छा खासा बजट है जो उसमें लगता है। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आप कोशिश ये करेंगे कि प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं वो पहले तो आप सोर्स, सोर्स कहते हैं कि प्रोडक्ट आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं। मेन जो आपका पॉइंट है ना जहाँ से आप प्रोडक्ट उठा रहे हैं, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग के टाइम आपको कितना अच्छे रेट पे मिल रही है, तो आपने वहां पे बहुत अच्छी बार्गेनिंग करनी है। अगर ये प्रोडक्ट 1500 रुपये का आपको मिल रहा है तो आपने बोलना है नहीं जी मुझे, क्योंकि मार्केट में ये बिकेगा 2000 से ज्यादा का नहीं बिक सकता, तो आप ये मुझे 800 रुपये का दें। क्योंकि आपको ये पता है कि कुछ नहीं 500-1000 रुपये तो आपसे फेसबुक ले लेगा एक कन्वर्जन के। तो आप 800 रुपये का लेंगे, 1000 रुपये फेसबुक को देंगे, 1800 रुपये ये हो गए आपके। और फिर अगर आप 2000 का बेचेंगे तो सिर्फ 200 रुपये का प्रॉफिट होगा आपके ऊपर। और उस 200 रुपये का प्रॉफिट को भी आप घुमा देंगे इसी चीज़ों में जो आपकी रिकरिंग बिल्स वगैरह हैं। तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? एग्जैक्टली फिजिकल में दुकान का रेंट वगैरह भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि दुकानदार सिर्फ एक जो है ना प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं कर रहा होता। वो उस वक्त उस कस्टमर के साथ उसके माइंड से भी खेल सकता है, उसके साथ निगोशिएट भी कर सकता है, उसको कुछ ऑफर भी दे सकता है हाथ के हाथ। यहाँ पे बड़ा थोड़ा सिचुएशन टफ हो जाती है। और वहाँ पे क्या है कि कस्टमर की इंटेंट बड़ी वैल्यू करती है। वहाँ जो कस्टमर आया हुआ ना वो आया वही सोच है कि मुझे कुछ खरीदना है। घर से वो निकला है, गाड़ी में बैठा है, यहाँ तक आया है, और फिर अब वो घूम भी रहा है मार्केट में, दैट मीन्स ही इज रियली इंटरेस्टेड। एक किसी घर बैठे हुए, बेड पे लेटे हुए, लेटी हुई चिल करके कोई मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहा है इंस्टाग्राम फेसबुक पे,
उसका माइंड बना के उसको एक वेबसाइट पे ला के उससे वो परचेज लेना इज अ बिट टफ एज कंपेयर टू दैट इंटेंशन। तो इसके लिए आपको यहाँ मेहनत जो है ना थोड़ी ज्यादा लगती है आपकी, क्योंकि आप कस्टमर से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई उसको उस तरह की ऑफर नहीं दे रहे हैं, फिर उसको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि आपकी वेबसाइट में कहाँ क्या रखा हुआ है, क्या देखना है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, इंटरनेट उसका कैसा चल रहा है, ऑल दोस थिंग्स। तो जी प्रोडक्ट हंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काम आता है। अच्छा, अब इसमें भी ना बिजनेस की बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ई कॉमर्स बिजनेसेस में एक ऑप्शन होता है, जैसे उसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप खुद कोई भी प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप होलसेल नहीं करते, आप कुछ बिजनेसेस के साथ, कुछ ब्रांड्स के साथ डील कर लेते हैं कि जी आपका जो प्रोडक्ट है ना, मुझे इसकी सारी पिक्चर्स चाहिए, मैं अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा, और जब जब मेरे पास ऑर्डर आएगा ना, तो आप वो प्रोडक्ट मुझे भेज दिएगा, या मेरा राइडर आके आपसे पिक करेगा और वो वहीं से उसको शिप कर देगा या डिलीवर करवा देगा, और जब जब ऑर्डर करूंगा मैं आपको, तब तब मैं आपको आपके प्रोडक्ट के पैसे दे दूंगा। तो अब अगेन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बेशक आप प्रोडक्ट रख लेंगे, आप एक जो है ना वेंडर नहीं, आप 10 15 20 100 वेंडर्स के साथ ही डील कर सकते हैं, आप वेबसाइट को भर दें प्रोडक्ट के साथ। फिर उसके बाद हो सकता है कि जब आप इतने फ्रीक्वेंट ऑर्डर देना शुरू कर दें इन वेंडर्स को, तो वो बजाय इसके कि आपको बोलें कि राइडर भेजो, वो खुद जो है ना आपके वेयर हाउस में, आपके ऑफिस में अपने प्रोडक्ट या डेली के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो डिलीवर करना शुरू कर दें। लेकिन उसमें भी इशू ये आता है उसमें इशू ये आता है कि एक तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपको वही मिलेगी जो वेंडर सेट करेगा। सेकेंडली, जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो भी यही सेट करेगा। आपको वो कह सकता है कि जी ये प्रोडक्ट खत्म हो गया। ओके, सो उसमें बहुत सारे मतलब आप बाउंड हो जाते हैं वेंडर के ऊपर, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जी किसी ने आजकल ये बड़े रेनबो वाले पॉपअप्स बड़े चल रहे हैं जो बच्चे खेलते हैं, जिससे एक टॉय है, ठीक है, या अभी थोड़े से पहले फिजेट स्पिनर आया था, इस तरह की जो चीजें थी, अब ये आपको बल्क में इंपोर्ट करनी पड़ती है चाइना से। अब बोल्टन में बैठे हुए जो इंपोर्टर्स हैं वो इंपोर्ट तो कर लेते हैं कंटेनर पूरे पूरे, या मल्टीपल उसकी जो है ना इन्वेंट्री, जितना ज्यादा ऑर्डर करेंगे वो उतना उनको सस्ता मिलता है। तो आप पहली बात उनकी सोर्सिंग प्राइस को मैच नहीं कर सकते, कि अब एक चीज उन आपको मिल रही है लेट से 150 में, तो उनको वो मिल रही होगी 140 130 रुपए में। एयरलिफ्ट ड्रॉप शिपिंग पे वर्क कर रहा है, एयरलिफ्ट ड्रॉप शिपिंग पे वर्क कर रहा है, आप कह सकते हैं कि हाँ ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, बट एयरलिफ्ट का मेन जो मकसद है वो लॉजिस्टिक सर्विसेज का है, या क्विक कॉमर्स जो आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी आई है ना, कि वो उसने भी देखें टेक्निकली हाँ यही काम किया हुआ है, फूड पांडा भी यही कर रहा है कि अपना कोई प्रोडक्ट नहीं, फूड पांडा ने चला अपना मार्ट खोल लिया, आई थिंक एयरलिफ्ट ने भी अपना मार्ट खोला हुआ है, लेकिन जितना काम वो वेंडर से लेकर आ रहे हैं, दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर से, तो उनके साथ ऑब्वियसली उनकी डील है, और उसको भी एक फॉर्म ऑफ ड्रॉप शिपिंग आप कह सकते हैं। सही बात है, मतलब एयरलिफ्ट के साथ तो मेरा भी एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, एनीवेज, तो अच्छा ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल होता है ना, इसमें ये चीज होती है कि आप बाउंड होते हैं अपने होलसेलर या रिटेलर के साथ। ठीक है, दूसरी जो होती है ना, उसमें आपकी आ जाती है आप इसको कह सकते हैं प्राइवेट लेबल, लेट सपोज। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, आप अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है, और उसको सेल करते हैं। उसमें सोर्सिंग मतलब आप पूरा माल रेडी करवाते हैं, तैयार करवाते हैं,
उसके साथ आप उसकी प्राइस सेट करते हैं, पैकेजिंग वैकेजिंग सब चीज़ें आपकी होती हैं, वो आप ओन करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी आता है कि आप कितना भी बेच लें, आपकी जो डिमांड है ना वो उस प्रोडक्ट की वजह से बनती है जो आप बेच रहे हैं, आपकी अपनी जो वर्थ है ना वो इतनी नहीं बनेगी। हाँ शहनवाज, आपके आइडिया पे भी काम करना है यार। ओके, सो उसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बना ली, ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रही है और जी बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसमें आपको एग्जिट लेना ही पड़ेगा एक नेट टाइम पे। और जब आप एग्जिट लेंगे ना, आप किसी को बताएंगे कि जी ये वेबसाइट है मैं 2-3 साल से चला रहा हूँ और अब मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है आपको उस वक्त अच्छे पैसे भी मिल जाए, लेकिन वो पैसे सिर्फ उस वेबसाइट के होंगे क्योंकि उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, बाकी सब तो वेंडर्स की चीजें, तो आप बस उसको वेंडर्स के नाम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आगे वो डील बनाए अपनी उससे। लेकिन प्राइवेट लेवल पे क्या होता है कि आपका अपना क्योंकि प्रोडक्ट होता है, आपका अपना ब्रांड नेम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा पार्टी की मिसाल लें, अब बच्चा पार्टी खुद का अपना ब्रांड है, वो अपने आउटलेट के अंदर ये नहीं करता कि जी किसी और ब्रांड की, वैसे टॉयज साइड पे तो करता है, क्लोथिंग साइड पे नहीं करता, क्लोथिंग उसकी अपनी होती है। या लेट्स से आप खाड़ी की मिसाल ले लें, खाड़ी इज अ प्राइवेट लेबल, कि उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो खाड़ी ओन करते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको खाड़ी के अलावा कहीं से नहीं मिलेंगे। तो अब कल को खाड़ी अगर अपना बिजनेस बेचने जाता है तो उसको रॉयल्टीज जो है ना, या उसको जो अमाउंट है फ्लिप करने का वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ वो अपनी वेबसाइट ही नहीं बेच रहा, वो अपना ब्रांड का नाम जो इतने सालों से चलाया, अपने प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग क्या मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से हो रही है वो सब, पैकेजिंग एवरीथिंग, फिर वो जो है ना उसको सेल करेगा। और आपने भी कोशिश ये करनी है कि अगर ई कॉमर्स में आपने जंप इन करना है, आपने स्टार्टअप बिजनेस में जंप इन करना है, तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो जी मैं इसको लेके चलूंगा थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब मैं अब इसको ब्रांड बनाऊंगा, या फिर आप ये करते हैं कि जी मैं इसको बनाऊंगा चलाऊंगा, कोई अच्छी ऑफर मिली मुझे अक्वायरिंग की तो मैं बेच दूंगा। जैसे कि आपने देखा बहुत सारी वेबसाइट्स थी जिन्होंने खुद को सेल कर दिया, व्हाट्सएप किसी और ने बनाया था, चलाया, मशहूर किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जी फेसबुक को बेच दिया। क्योंकि एक टाइम आता है, मतलब आप सोचते हैं कि जी एक तो इतने पैसे मिल जाएंगे तो मैं और नए स्टार्टअप्स भी शायद खोल सकता हूँ, या फिर मैं ये पैसे इन्वेस्ट करके मुझे फिर आइंदा जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ चिल करके हॉलीडे मूड पे कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। तो आजकल का माइंडसेट भी ये बना हुआ है कि people are moving towards building assets rather than keeping on working till the end of their lives, maybe until they are 60 or 70, till their retirement. तो कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में एंटर होने जा रहे हैं, उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी बड़ी जरूरी है कि कब आपने इससे निकलना है और किस तरह से निकलना है, और उस तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मॉडल्स भी होते हैं जिसमें एक लेट सपोज वेयर हाउसिंग वाला सिस्टम होता है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, ठीक है, और वो किसी और दूसरे वेंडर से आप खरीद लेते हैं। अब ये ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल नहीं होता, इसमें आप क्या करते हैं, किसी भी वेंडर से 50 पीस 100 पीस उठा के आप एक वेयर हाउस में रख देते हैं, अब ये प्रोडक्ट्स आप ओन करते हैं। FBA नहीं, अभी मैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की तरफ नहीं गया हूँ, मैं होलसेल मॉडल की बात कर रहा हूँ खाली, अभी अमेजोन की बात नहीं कर रहे हूँ। होलसेल मॉडल में क्या होता है जी, आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे नॉर्मल दुकान वाले क्या करते हैं कि जी वो होलसेलर्स के पास जाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में माल उठाते हैं, वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि वो खुद होलसेलर बन जाए, लेकिन वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ी कस्टमर जितनी लेता है उससे तो ज्यादा ही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की मसाले की दुकान है, तो वो जाके चीनी लेगा तो वो 200 300 500 किलो लेगा, फिर वो अपनी दुकान पे रख देगा, अपने वेयर हाउस में रख देगा, और वहां से निकाल निकाल के उसको बेचता रहेगा। एक नॉर्मल यूजर तो नहीं लेगा ना 200 300 500 किलो चीनी। तो ये एक मिडिल में आता है कि जी मेरे प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखे हुए हैं, मैं ओन करता हूँ इन प्रोडक्ट्स को, मैंने उनके पैसे भी दे दिए, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उनको बेचता रहूंगा। इसमें सिर्फ एक इशू ये आता है कि एक तो आपको वेयर हाउसिंग में रखना है, तो आपको वेयर हाउस के पैसे लगाने हैं, प्रोडक्ट आपने जो उठा लिया अब आपने उसके पैसे भी अपने एंगेज कर दिए, फिर अब आप उसको बेचना भी, अगर वो माल रुक गया, नहीं बिका किसी भी वजह से, तो आपके ऊपर बर्डन है। मतलब इस वे में इतने ज्यादा विनिंग के चांसेस नहीं है होलसेल मॉडल पे। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे दराज हो गई या अमेजोन भी हो गई, ये लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
कि जी आप अपना प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउसेज में रखवा लें, हम एक सर्टेन फीस चार्ज करेंगे और आप उसको जो है ना फर्दर हम उसको बाकी सारे जो काम है ना उसके लॉजिस्टिक्स, उसकी डिलीवरी, पैकिंग, वो सब भी हम करेंगे। आप सिर्फ हमें ऑर्डर ला के दो, आप बता दो कि जो ऑर्डर आ गया, बाकी सब काम हम करेंगे और उससे उस ये सब करने के लिए उस ऑर्डर से आपसे एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज कर लेंगे। तो आप कहते हो जी वो पैसे मेरे वैसे भी लगेंगे अगर मैं टीम बिठाऊंगा, ये सब करूंगा, तो चलो आप ही कर लो ये चीज़। तो इस तरह के भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। मेरी नज़र में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा फायदेमंद मॉडल प्राइवेट लेबल होता है, जहाँ आपका प्रोडक्ट आपका खुद होना चाहिए, ताकि मार्केट को देखते हुए आप उसकी प्राइस को अप डाउन कर सकें, डिमांड को देखते हुए आप उसकी सप्लाई को अप डाउन कर सकें, और एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में सारी ओनरशिप है। नाम आपके पास है, कॉपीराइट्स आपके पास है, ट्रेडमार्क आपके पास है, ब्रांड नेम आपके पास है, वेबसाइट आपके पास है। तो जब आप इसको एग्जिट स्ट्रेटजी की तरफ लेके जाते हैं ना, कि जी आपने 5 साल 10 साल लगा लिए, इस वेबसाइट को बना लिया, एक बिजनेस खड़ा कर दिया, जैसे बैग गैलरी की हम लोग बात कर रहे थे, तो बैग गैलरी ने आई थिंक, मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा साल लगाए, 2-3 साल लगाए और $48 मिलियन की फंडिंग उठा ली। तो उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या थी कि मुझे इसको लेके चलना है, ब्रांड बना के चलना है, लेकिन मैं आगे चल के एक वेंचर कैपिटलिस्ट या इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड ले लूंगा और मैं इसको मजीद ग्रो करूंगा। तो बेशक जहां अभी मुझे एक 2-3-5 साल तक कम प्रॉफिट हुआ मुझे, अब मैं जब इन्वेस्टर आ जाएगा तो मैं इसकी प्रॉफिट्स को तो कहाँ आसमान पे ले जाऊंगा। तो जहां अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जी महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा था, जब इन्वेस्टर ऑन बोर्ड आ जाएगा तो मैं महीने के 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। बेशक मुझे उसमें से 20, 30, 40, 50% इन्वेस्टर को देना पड़े, लेकिन अभी भी जो मेरा शेयर था ना, जो पहले 10 लाख मिल रहे थे, अब वो मुझे 1 करोड़ का मिलना शुरू हो गया। मतलब मेरा जो पाई है, ये मेरा जो केक है, जिसका मैंने एक हिस्सा बांट भी दिया, वो ओवरऑल मेरा केक इतना बड़ा हो गया कि अब उसका वो जो बाकी जो हिस्सा बचा है ना, वो भी मेरे लिए, जो पहले मुझे हिस्सा मिल रहा था उससे 10 टाइम्स बड़ा हो गया। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास हर चीज जो है ना आपके ब्रांड की आपके हाथों में, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में। ड्रॉप शिपिंग में कल को कोई ट्रेंड चेंज हो गया जी, कोई प्रोडक्ट ऐसा था जो आपने सिलेक्ट किया, वो शिपमेंट डिले हो गई या वो प्रोडक्ट अब डिमांड में नहीं रहा, तो आप जो है ना मतलब फिर आपको नए नए प्रोडक्ट्स कीप ऑन, यू नीड टू कीप ऑन हंटिंग मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप एक कांस्टेंट साइकिल में ही लगे रहते हैं। इससे बेहतर ये कि आप अपनी कोई ऐसी इतनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट हंटिंग कर लें कि वो प्रोडक्ट ऐसा मिल जाए आपको कि वही आपकी पहचान बन जाए और वही आपका जो है ना ट्रेंड बन जाए। लेट्स जैसे कितने सारे क्लोथिंग ब्रांड्स खुलते हैं, कितने सारे कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स खुलते हैं, तो वो इस बेस पे नहीं रह रहे होते कि जी हमें दूसरों का माल बेचना है। वो कहते हैं हम अपना बनाएंगे, चला चला नहीं चला फिर भी हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये चल नहीं जाएगा। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े केस स्टडीज हमारे सामने हैं। हुदा ब्यूटी की कॉस्मेटिक्स की आप मिसाल ले लें, आउट ऑफ नोवेयर एक ब्रांड बनता है और वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। सना सफीनास की आप मिसाल ले लें। तो वी हैव द सक्सेस स्टोरीज, और सक्सेस स्टोरीज में प्रोमिनेंट नाम वही रहता है जिसके पास हाथ में अपना ब्रांड होता है। ओके, सो प्रोडक्ट हंटिंग को आप लोगों ने सर्च करना है मजीद कि क्या होती है, किस तरह से। अच्छा, इसके लिए आपको अगेन, जब हमने शुरू में बात की थी कि स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए, कोई भी बिजनेस करना है, दुनिया में कोई भी काम करना है, मैंने बताया था 5 चीजें आपको इंपॉर्टेंट चाहिए: स्ट्रेटजी, कंटेंट, डिजाइनिंग, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, और कस्टमर सर्विस। तो उसमें स्ट्रेटजी टॉप पे इसी वजह से है कि जब तक आप सोचेंगे नहीं ना अच्छा, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लें, रगड़ते रहें उस बिजनेस को, आप नहीं चला सकेंगे उसको। ठीक है, तो अगेन जब आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होंगे, उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपने डिफाइन करनी है। उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है, एक फार्मूला मैं अक्सर जो है ना पिच करता हूँ कि आपको 3 का मल्टीपल फार्मूला यूज करना है। 3 का मल्टीपल फार्मूला क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो आप सोर्स कर रहे हैं ना, आप उसको उससे 3 टाइम्स ज्यादा पे बेच सकें। अगर आपने 500 रुपए का प्रोडक्ट लिया है तो आप उसको इजीली 1500 का बेच सकें। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट ऐसा उठाया है जो 500 रुपए का मिलता है और मार्केट में 800, 900, 1000 रुपए का बिकता है। मे बी ऑन ग्राउंड आप सक्सेसफुल हो जाए अगर आप लार्जर क्वांटिटीज बेचते हैं, लेकिन ई कॉमर्स पे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे निम्को ब्रांड्स हैं, क्यों नहीं सरवाइव कर पाते ई कॉमर्स पे? ई कॉमर्स पे कौन निम्को ऑर्डर करता है? उसकी वजह यही है कि ई कॉमर्स में आपको प्रॉफिट मार्जिन हाई रखने पड़ते हैं अपने।
क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो एक शेयर उसमें से फेसबुक ले लेता है, जो 3 शेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का प्रोडक्ट लिया आपने, 500 रुपये आपसे फेसबुक ले लेगा एड्स के, और 500 रुपये आपका पीछे प्रॉफिट बचेगा, जिसमें से आपको इन्वेस्ट भी करना होगा उन सारी चीज़ों के ऊपर, आपकी वेबसाइट की फीस, आपकी सोशल मीडिया की फीस एंड ऑल। तो आपको एंड में मिलेगा 200-250 रुपये पर प्रोडक्ट प्रॉफिट। एंड तभी जब आप प्रॉफिट में होंगे तभी आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। अब 250 रुपये एक प्रोडक्ट पे अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि जी मेरा मंथली जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो वो इतना हो कि मैं अच्छी तरह सर्वाइव कर सकूं। मैंने जॉब छोड़ी है, मैं कोई और काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर 250 रुपये मुझे एक ऑर्डर पे मिल रहे हैं, तो अगर मैं महीने के लेट से 500 ऑर्डर देता हूँ, डिलीवर करता हूँ, तब जाके मुझे 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। और 1,25,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कम से कम रोजाना 17 प्रोडक्ट जो है ना बेचने, 17 ऑर्डर मुझे डिलीवर करने। तो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट भी देखना है कि जिसकी डिमांड इतनी हो कि चाहे ऑल ओवर पाकिस्तान ही सही, रोज के आपको 17 ऑर्डर तो आने ही आने चाहिए उसके। तो वो प्रोडक्ट इतना कॉमन होना चाहिए कि हर कोई चाहे उस प्रोडक्ट को हासिल करना, और उस प्रोडक्ट की जो एक्सेसिबिलिटी है या डिमांड है वो भी इस तरह की होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक आप अगर सर्च करेंगे अच्छी तरह तो आपको एक पूरा चार्ट मिल जाएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए किन किन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जारविस करके एक प्रोडक्ट हंटिंग टूल है, या इस तरह के और भी जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स अगर हम सर्च करते हैं। दराज ने तो आई थिंक अपना एक खुद का प्रोडक्ट हंटिंग टूल बनाया हुआ है, ठीक है। और सर मैं बात कर सकती हूँ? जी बोलिए। दराज भी जारविस यूज़ कर रहे हैं? जी सर, जारविस आई थिंक दराज में यूज होता है, और अगर अमेजोन पे बात करें तो उसमें हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लाउंज ये यूज अच्छा, होते हैं हाँ, गुड, hunting करने के लिए। ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स फॉर अमेजोन पे अगर हम जाते हैं तो हमें आई थिंक ये हीलियम वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स हमें यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि जारविस पे ही कंटेंट राइटिंग वगैरह भी हो जाती है आपकी, ठीक है। वो कंटेंट को आपके फिक्स भी कर देता है और एआई के थ्रू कंटेंट बना भी देता है अगर आप उसको कीवर्ड्स वगैरह बना देते हैं तो। सो बहुत सारे टूल्स हैं आपका काम आसान करने के लिए। ऑब्वियसली उसकी एक सर्टेन कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। 2 चीज़ें आप ज़िंदगी में आप एक चीज़ लेकर आए हैं, वो है टाइम, ठीक है। तो आपको अगर अपना टाइम बचाना है तो टाइम की जो एक्सचेंजेबल करेंसी होती है वो होती है करेंसी बेसिकली, कि आप उसको किसी पैसों से ही खरीद सकते हैं। या तो आप किसी और का टाइम ले लेते हैं ताकि आपके जो टाइम है आपके पास उस वो और ऐड हो जाए, या आप अपना टाइम बचाने के लिए कोई टूल ऐसा यूज कर लेते हैं जो आपका टाइम बचाता है। प्रोडक्ट हंटिंग देखिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, जैसे आपने एक बिजनेस खोलना है, ठीक है, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जी हम लोग बेचें क्या। अक्सर औकात क्या होता है, पाकिस्तानियों के दिमाग में बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें आ रही होती हैं कि जी एक काम करते हैं, लेडीज़ कपड़े बेचते हैं, या कुछ आते हैं कि जी अच्छा टॉयज़ बेच लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मैन टी शर्ट्स बेचते हैं। ये बड़े कॉमन कॉमन जो है ना इस तरह के आइडियाज़ आते हैं। फिर कोई आता है कि जी सर्दियों में जो है ना लेदर जैकेट बेचेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा नीश बेस्ड या सेगमेंट बेस्ड हो गया। आपने कोशिश करनी है प्रोडक्ट ऐसा हो जो साल के 12 महीने चलता हो, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है प्रोडक्ट ऐसा हो कि आप एक ही दफ़ा जो है ना, आइडियल आइडियल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। आइडियली तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपने एक दफ़ा बनवा लिया बस, और अब वही बेचना है आपने। उसमें ना आपने कोई कलर वेरिएशन करनी है, ना आपको साइज अलग अलग बनाने हैं, ना आपको कोई चीज़ करनी है। एक प्रोडक्ट है जी, यही है, लेना है लो, नहीं लेना तो माफ़ करो। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमेशा से सेम ही रहा है। मिसाल देते हैं इसमें आपकी, हॉकी माचिस की मिसाल ले लें। बचपन से देख रहे हैं आज तक सेम ही प्रोडक्ट है,
सिर्फ थोड़ा सा आई थिंक साइज इसने बीच में बड़ा कर दिया था और अब उसने तीलियां कम कर दी डब्बे में से। या फिर कोई केबल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसमें तो चले फिर भी मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर हमेशा सेम ही रहता है, बॉक्स का डिजाइन चेंज होता रहता है, अंदर जो प्रोडक्ट है वो मोर और लेस सेम ही रहता है। ठीक है, वेजिटेबल्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स की अगेन फिर वैरायटी आ जाती है ना बहुत सारी। डेटॉल है, डेटॉल हमेशा से एक ही प्रोडक्ट चला है और वो चलता जा रहा है। किचन एक्सेसरीज में भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक ही दफा होती मीट है हैं, सर, बनती हैं। मीट भी एक ही तरह का ही होता है सर। तो क्या चीज? मीट, चिकन मीट, मीट या हाँ। अच्छा, लेकिन अब दूसरा फिर आपने पॉइंट ये देखना है, आपने चले उसकी कॉमन फैक्टर तो ढूंढ लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है ना इतना ज्यादा वेरिएट नहीं करता है और ये प्रोडक्ट बड़ा मार्केट में डिमांड में भी है। अच्छा, तो हाँ दूसरा जो है ना आपको सेगमेंट जो है वो ये देखना है कि क्या इसकी ओनरशिप सिर्फ मेरे पास है या और लोग भी इसको बेच रहे हैं, कंपटीशन लेवल कितना है। मीट पे जाएंगे, वेजिटेबल्स पे जाएंगे, ये इतनी कॉमन चीजें हैं कि आपको हर गली में हर कोने पे मिल जाती हैं, तो कोई आपकी वेबसाइट से स्पेशली क्यों ऑर्डर करेगा। तो इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, एक साल में एक मोबाइल फोन लॉन्च करते हैं और वही पूरा साल बेचते हैं, अनटिल अनलेस के अगले साल अब नया लॉन्च करेंगे, तो एक एक साल का उनका एक प्रोडक्ट एटलीस्ट सरवाइव करते हैं। वो प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है, सिर्फ सैमसंग या एप्पल के पास होगा, ओप्पो या वगैरह जो भी अपने अपने लॉन्च कर रहे हैं। और उसका कंपटीशन बेशक है, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो डिफरेंशिएट करता है, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं है। आइडेंटिकल वो कोई और नहीं बेच सकता, अगर कोई और बेच रहा है तो उसका भी प्रॉफिट आप ही को मिलेगा, क्योंकि उसने आप ही से परचेज किया होगा, जैसे रीसेलर्स वगैरह। तो कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपका ऐसा हो जो यूनिक हो। अगर चलें यूनिक नहीं भी है, मार्केट में टी शर्ट्स बन रही हैं, अभी भी बिक रही हैं, खिलौने बन रहे हैं, अभी भी बिक रहे हैं, तो उसमें कोई आपका जो है ना एक यूएसपी होनी चाहिए। ठीक है, यूएसपी क्या होती है जी? यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आप में और बाकियों में क्या डिफरेंस है। अब इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं, चलें थोड़ा सा ना अमेजोन पे भी सर्च करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं आज। अब ये गेमिंग चेयर है, ठीक है, बना बहुत सारे लोग रहे हैं, पर मोर और लेस चीज सेम ही है। तो कंपटीशन वाइज जो है ना, अगर आप ये बनाते हैं तो अब आपने ये देखना है कितने लोग बना रहे हैं, आप थोड़ा डिजाइन चेंज कर सकते हैं, आप कोई एडिशनल इसमें चीज ऐड कर सकते हैं, तो आपकी वो चीज यूनिक हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे और अगर हम बात करते हैं, टॉयज में बड़ी एक चीज आती है कि कुछ टॉयज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही वेंडर ने बनाए होते हैं, जिसकी मिसाल हमने ली थी, जो ये पॉपेट वाले टॉयज हैं। ठीक है, मैं टॉयज ऑन भी दिखाता हूँ, टॉयज ऑन डॉट पी है। ठीक है, अब लेगोस की मिसाल ले लें। लेगो टॉयज आपने देखे होंगे बचपन में, इस तरह के जो पजल्स टाइप होते हैं, एक ही कंपनी है, वही ऑन करती है लेगो को। ठीक है, अगर नाम लेगो लिखा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये ओरिजिनल इसका प्रोडक्ट है। बहुत सारे छापे आए हैं इसके, अलग अलग कंपनीज ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो लेगो की ब्रांडिंग है, जो लेगो की एक फैन फॉलोइंग है, वो किसी और के पास नहीं है। तो प्रोडक्ट, अच्छा अब इसमें मसला ये है कि इनके प्रोडक्ट जो है ना बहुत वैरायटी है, मतलब ये एक फॉर एग्जांपल अगर ये कलेक्शन लॉन्च करते हैं तो इनको बहुत जल्दी जल्दी न्यू कलेक्शंस भी लॉन्च करने पड़ते हैं। नई मूवी आई है भाई, उसके उससे रिलेटेड लेगोस फॉरन फॉरन लॉन्च करने, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी इन्वेंटरी तो नहीं हो सकती। आपने शुरू करना है तो अगर एक ही प्रोडक्ट से आप करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये प्रोडक्ट्स की मैं मिसाल दे रहा था, ये पॉपेट आजकल बहुत चल रहे हैं। अब ये जिसने बनाया ना शुरू में, उसने बना के मार्केट में पेनिट्रेट कर दिया, बेचना शुरू हो गया, तो अब इसकी चांदी हो गई है जी। अब सब लोग इसी उसी से परचेज करेंगे जिसके पास ये माल रेडी पड़ा है। एक दफा माल मार्केट में डिमांड में आ जाता है, फिर उसको बनाने वाले, कॉपी करने वाले बहुत आ जाते हैं। अब इसकी कॉपियां भी मुझे नजर आ रही है मार्केट में, जो कि उस तरह की जो है ना क्वालिटी वाइज बहुत डिफरेंस है। लेकिन क्या है कि जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया उसने ले लिया।
ठीक है जी। तो आपने ये देखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके पास कितना टाइम आप उसको होल्ड कर सकते हैं और कितना जो है ना आप इसकी डेवलपमेंट में पार्ट ले सकते हैं। आर्ट से रिलेटेड आइटम्स तो फिर सारे ही यूनिक हो जाते हैं ना, वो आप कितने बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि आपने एक प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसकी कॉपी, फॉर एग्जाम्पल चलिए इसी की मिसाल ले लेते हैं, ये डायरीज आती हैं, ठीक है, नॉर्मल डायरीज नोटबुक्स जो होती हैं आपकी, ये एक कंपनी बनाती है और थाउजेंड्स की मतलब मिलियंस की क्वांटिटी में बना के प्रिंट करके बेचना शुरू कर देती है। हर स्टेशनरी भी आपको नजर आती है। गोल्ड फिश वालों की पेंसिल है जी, वो हर जगह आपको नजर आएगी। अब कहने को क्या है जी, 10 रुपए की हो गई है मेरे ख्याल में भैया, 5 या 10 रुपए की एक पेंसिल। वो पेंसिल गोल्ड फिश के अलावा कहीं से नहीं मिलेगी आपको, और उसने अपना ब्रांड नेम इतना बना लिया कि लोग नाम लेके या तो डक्स की या गोल्ड फिश की पेंसिल मांगते हैं। तो इतना यूनिक आपका प्रोडक्ट हो जाए और इतना डिमांड में होना चाहिए, मतलब आप ऑब्वियसली डिमांड उसी वक्त क्रिएट नहीं होती, लेकिन यूनिकनेस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, कंपटीशन कम होना चाहिए उसका। तो आप उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ आएंगे तो आप उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्लोथ्स भी अगर आप सेल करेंगे तो अगर अगेन क्लोथ्स में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, और क्लोथ्स में देखें आपको बहुत सारी वेरिएशंस निकालनी पड़ती हैं, आपको कलर्स डिफरेंट देने पड़ते हैं, आपको साइज डिफरेंट देना पड़ता है, आपको डिज़ाइन डिफरेंट देने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है, या तो अब जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आया था जी, इतना यूनिक चीज़ ले आया कि वो डिमांड ही नहीं थी उसकी मार्केट में। वो ले आया टाई एंड डाई करके कपड़े, लेडीज कुर्तीज, और उनपे हुआ हुआ था टाई एंड डाई का जो काम। अब वो टाई एंड डाई बेसिकली एक प्रोबेबली जो है एक दफ़ा कोई खरीद लेगा, पहन लेगा, इट्स नॉट अ रिपीटेटिव प्रोडक्ट। अगर किसी ने एक दफ़ा पहन लिया, वो इतना अलग यूनिक दिखता है कि फिर आप वो पूरे 1 साल तक 2 साल तक, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा कभी कोई पहनेगा। जैसे सर्दियों में अगर आप एक दफ़ा वेलवेट किसी इवेंट में पहन लेते हैं, ये चले वेलवेट तो फिर भी चल जाता है, आप कोई ऐसा स्पेसिफिक आप कह लें ड्रेस है जो आपने, यूनिक ड्रेस है, वो आपने एक दफ़ा अगर पहन लिया, तो लेडीज़ खास तौर पे वो उसको फिर रिपीट नहीं करती हैं, अगले साल तक तो वैसे ही वो नहीं करती, फिर अगले साल वो नया परचेज हो जाता है, या उसको मतलब वो इतना ज़्यादा रोलिंग नहीं होती और बार-बार कोई जा के परचेज नहीं कर रहा होता। ठीक है? सर आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, जैसे बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं या कंपनीज होती हैं या छोटे मोटे ऑफिसेज होते हैं या छोटा मोटा स्टार्टअप होता है, जी। वो अपने स्टाफ के लिए जो गिव अवेज रखते हैं, ठीक है, या उनकी जो डिजाइनिंग होती है यूनिफॉर्म वगैरह की, तरह की थीम्स वगैरह पे जो है ना, सर डिजाइनिंग वगैरह पे भी आप काम कर सकते हैं कि गिव अवेज आप बना के दे सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ रेंज के। हुँ, हुँ। आप उनके लिए उनकी कंपनीज के यूनिफॉर्म डिजाइन पे काम कर सकते हैं। आप उनके लिए उनकी जो सेफ्टी के आइटम्स हैं आप उनके लिए काम कर सकते हैं। नहीं, फुल प्रूफ आप उनको जो है वो उनकी जो एसेसरीज हो गई, जो कि एक तरह की मार्केटिंग भी हो गई यूज के लिए जो है, आप उस तरह हुँ, की सर्विसेज भी जो है ना दे बिल्कुल सकते हैं। ये भी देखें, मतलब एक ऐसा काम है कि हाँ, नीश बेस्ड अगर आप मार्केट की बात करें ना, तो एक इतनी बड़ी मार्केट है जो कि होटल सप्लाईज़ देती है। ठीक है? ये जो होटल होटल शीट्स होती हैं या हॉस्पिटल में जो शीट्स लगती हैं, इतनी बड़ी मार्केट है इनकी, इस तरह की शीट्स की, कि आपने अब जैसे देखें, इसने थ्रेड मिल करके एक फैक्ट्री है, उसने अपनी शीट्स बनाई हुई है जी, और ऑर्डर उठाए जा रहे हैं वो उसके ऊपर। एक दफ़ा आपके पास कोई अच्छी कस्टमर बेस बन गई तो वो बस फिर आप ही से ऑर्डर करेंगे। ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि बहुत बड़ी नीश है, मतलब अब तो प्रोडक्ट्स इतने आ गए हैं, इतने आ गए हैं कि आप ढूँढते-ढूँढते थक जाएँगे, लेकिन प्रोडक्ट्स आपको फिर भी मिलना बंद नहीं होंगे। ठीक है? लेकिन बात वही आती है यूनिकनेस की, कि आपके पास जो बेच रहे हैं उसकी ओनरशिप आप ही के पास हो, उसका ब्रांड नेम आपके पास हो। हम बचपन से कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, तो कोलगेट का ब्रांड इमेज आपके पास है। आगे चल के आप बेशक इसकी वैराइटीज़ निकालें, सब निकालें, बट एक्चुअली में हमें पता है कि कोलगेट है जो है ना टूथपेस्ट ही। अब वो टूथब्रश निकाल लिया, सर माउथ वॉश आप निकाल लिया। सर जैसे सर जैसे आपका मेट्रो जो है वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक यूज कर रहा है जो कि महीने बाद खुद ही खत्म हो जाता है।
और इस तरह के प्रोडक्ट हो, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए जो है आपको बिल्कुल। बाहर से जो उसका दाना वगैरह होता है वो मंगा के आप बड़े हम्म, बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको इस तरफ लेकर आ सकते हैं कि देखें, एक तो आप पोल्यूशन से जो है ना निजात पा रहे हैं और आप इस तरह की चीजें यूज करें। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर भी काम हो सकता है कि उसकी प्रिंटिंग के साथ और इस तरह की चीजों के साथ जो है ना उस प्लास्टिक को जो है वो मार्केट में उतारा जाए और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन सबको उसके ऊपर लेके जाया जाए उनके अकॉर्डिंगली, उनके डिजाइन के बिल्कुल। मुताबिक। लेकिन आप लोग एक आप काम काम कर करें ना, सकते हैं इसके ऊपर। और ये लॉन्ग रन बिजनेस है, क्योंकि सर आगे सबने प्लास्टिक को नहीं खत्म आइडिया ही अच्छा है, देखिए कर रहे हैं, कार्बन दुनिया उसी तरफ फुटप्रिंट जा रही है। सबको ही जो है ना रिड्यूस करना है, तो ठीक है। और अगर आपको मिल जाती है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या कोई इसका जो है ना आप मॉकअप डिजाइन कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप पिच कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये शो आता है शार्क टैंक, ठीक है, अब देखें इंडिया में भी शुरू हो गया। डू वॉच दीज शोज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लोग आते हैं अपने आइडियाज लेके, उनकी पूरी फाइनेंसेस लेके कि वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ, क्या प्रोडक्ट है हमारा और हम इससे क्या इन्विजन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें आप सीखने को बहुत मिलता है। जैसे देखें किसी ने टॉयज बनाए हैं बेसिकली, तो अगर इन्वेस्टर्स को समझ में आती है जी, वो खरीद सकते हैं, वो आपका पार्ट बन सकते हैं बिजनेस का, ठीक है। तो बड़े बड़े यूनिक यूनिक किस्म के जो है ना इसमें आइडियाज आपको नजर आते हैं, तो उससे क्या होता है आपका थोड़ा माइंड जो है ना और ज्यादा खुलता है, ठीक है। नहीं तो आपके पास एक ये शो आता है ड्रैगन्स डेन, वो भी मोर और लेस सेम ही शो है, बस वो यूके में आता है तो इस वजह से इसकी थोड़ी डिफरेंट नाम वगैरह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी कौन क्या बेच रहा है, ये भाई साहब सॉक्स बेच रहे हैं, ठीक है। A blanket with a handle worth 500,000 pounds. So as you see, ideas can be as simple, लेकिन अगर आप सही टाइम पे उसकी सर ट्रेडमार्किंग कर लें। सर पाकिस्तान पाकिस्तान अपना फ्रीलांस प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाता सर? पाकिस्तान अपना ऑफिशियली फ्रीलांस कोई प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बना सकता कि पहली चीज पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है, दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के पास जो है ना स्किल सेट ही नहीं है अभी उस तरह के स्टार्टअप्स लाने वाले, ठीक है। उसकी वजह भी ये है कि जब हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं ना, तो हमें अभी भी लेबर्स जो है ना वो बनाया जाता है, हमें इनोवेटर्स या इन्वेंटर्स नहीं बनाया जाता। हमें बचपन से तैयारी की कराई जाती है, भाई इंजीनियर बनो किसी बड़ी सी कंपनी में लग जाओ, ठीक है जी, डॉक्टर बनो किसी बड़े से हॉस्पिटल में लग जाओ, फिर उसके बाद जी आपने जो भी मतलब हम बनते ही हैं किसी बड़ी सी कंपनी में जॉब लगने के लिए। तो ऐसे में आपको वो टाइम ही नहीं मिलता कि बैठ के बंदा सोच सके। आपका दिन शुरू होता है सुबह जल्दी में उठने के साथ से कि ऑफिस जाना है, उसके बाद ट्रैफिक में सर खराब करना है, अपने दिमाग खराब करना है, ऑफिस में आपने एक अलग टेंशन में रहना है, न्यूज़ में आपको अलग टेंशन मिलती रहती हैं, फिर हर तरह से ना आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि आप इनोवेटिव सोच ही नहीं सकते, और अगर आप सोच भी सकते हैं तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि आप उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएं। तो मेरी नज़र में इनोवेशन हमेशा आइसोलेशन में होती है, कि जब आप सब चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ हो, उन सबको छोड़ेंगे। जितनी बड़ी-बड़ी इनोवेशंस हुई हैं, आपको क्या लगता है कि इनोवेशन के टाइम पे ही सारे इनोवेटर्स क्या बड़े पब्लिकली अवेलेबल थे? जब इनोवेशन हो जाती है ना, उसके बाद सब बड़े ओपन आर्म से आपको एक्सेप्ट करते हैं कि अरे जी आइंस्टाइन आए जी, बैठो-बैठो, अरे जी टेस्ला आए हैं। लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं ना, तब सब लोग उनको पागल ही कहते हैं। तो थोड़ा पागल होना पड़ता है, और वो हमें नहीं सिखाया जा रहा, हमें पागल होना, हमें बहुत ही स्पेसिफिक होते हुए ना हमें बहुत जो है ना उसमें रिजिड होना पड़ता है अपने मिशन के लिए। बिल्कुल, माइंडसेट ही हमारा रोटी कपड़ा मकान तक बिल्डअप हुआ हुआ है कि जी बस पैदा होना है, अल्लाह अल्लाह करके अगर घर बना लिया पूरी ज़िंदगी के 50-60 साल लगा के, तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ नहीं, भी चले जाएँगे बाकियों की तरह।
तो सर हमारे यहाँ अगर ऐसा कोई सॉरी अगर बच्चा ऐसा कोई हो रहा होता है लाइक आइसोलेट होके वो थोड़ा अलग से जा रहा होता है तो उसको बाकी लोग ये मशवरा दे रहे होते हैं कि अपने बच्चे को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ कि वो इतना आइसोलेट क्यों हो रहा है, वो इतना एक्स्ट्रा क्यों सोच रहा है। हाँ लिटरली ये exactly. चीज है बहुत सारे फैमिली वाले बोल रहे होते हैं बेटा ये ना मतलब ये तो सही ट्रैक पे नहीं है और इसके लिए बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, करो। मतलब आई एम द वन जो मेरी फैमिली में आई एम कंसिडर्ड एज अ आउटकास्ट कि ये तो पागल है, ये इसका दिमाग थोड़ा टेढ़ा है। तो टेढ़ा दिमाग होना ही अच्छी बात है, दैट्स व्हाट मेक्स मी डिफरेंट देन ऑल ऑफ यू। तो द थिंग इज कि अब जब वो लोग इस तरह की चीजें देख रहे होते हैं कि अच्छा यार कराची यूनिवर्सिटी में ट्रेनर है भाई, इकरा यूनिवर्सिटी वाले सेशन के लिए बुला रहे हैं, फिर उसके बाद पीएफ कीट वाले जी उनसे अपने बच्चों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स मुझसे फाइनल करवा रहे हैं, बेसिकली मुझसे चेक करवा रहे हैं। दैट मीन्स कि उन बच्चों के पूरे पूरे स्टार्टअप्स और करियर जो हैं वो मुझसे डिसाइड करवा रहे हैं। तो अब वो वही रिलेटिव्स आते हैं, आसान ही हमारे बच्चे को भी कुछ मशवरा दे दो क्या करना है लाइफ में आगे, ये वो। तो पॉइंट ये है कि जब तक आप एक अपने स्ट्रगल फेज में होते हैं ना, और आप ये कॉमन चीजें नहीं कर रहे होते बाकियों की तरह, तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे ये अच्छी बात है कि मुझे फैमिली से कोई इस तरह की जो है ना प्रेशर नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 22 की एज में मुझे जब बोला गया कि अच्छा चलो अब जॉब करो, तो मैंने सिर्फ अपने फादर से कहा मुझे 3 साल दे दें, 3 साल में मैं खुद को कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, खुद मेरे पास कुछ आइडियाज है, मैं उन पर काम करना चाह रहा हूँ। 25 साल की उम्र में अगर मैंने उतना नहीं कमाया जितना बड़ा भाई कमा रहा है, तो उसके बाद आप जो है ना जहाँ बोलेंगे मैं जॉब करने को तैयार हूँ। तो मतलब माशाल्लाह से भी 3 साल में ही इतना अचीव कर लिया था लाइफ में कि उनको भी पोटेंशियल नजर आया, उनको वो ईज भी नजर आया कि अच्छा इसको ये तो जो काम कर रहा है उसके लिए तो घर से बाहर भी नहीं जाता। तो अलग चीज़ है फिर भाई ही नहीं अपनी शादी में जब मैंने अपनी पूरी टीम को लेकर गया, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को शादी में लेके गया, तो उसने बड़ा प्राउडली जो है ना, जब लोगों ने पूछा और बिलाल क्या कर रहे हो जी, अच्छा बिलाल ने बताया जी मैं अच्छा इधर दुबई में जॉब करता हूँ, और ये छोटा भाई तुम्हारा क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि इसका अपना काम है। तो उन्होंने कहा क्यों, इसको भी कहीं जॉब वॉब लगवाओ, मतलब अपना काम होना इज लाइक अ बैड थिंग। तो उसने भाई ने यूं इशारा किया, कह रहे हैं वो टेबल देखे ना, उस टेबल पे जितने भी एम्प्लॉयज बैठे हैं वो सारे उन सबको ना सैलरी आसान देते हैं, तो कह रहे हैं इसको जरूरत नहीं है जॉब की, ये जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां से आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलता है कि जी फैमिली है जो आपको सपोर्ट कर रही है। अदर देन दैट इसके बाद जितने बाहर के लोग हैं ना, वैसे वो मैटर भी नहीं करते, और मैंने कभी उनकी बातों पे ध्यान भी नहीं धरे। सर यूजुअली मैं बताऊं ये भी होता है कि आपका एक अलग से ओपिनियन भी होता है ना लाइक अगर 10 लोग एक बात कर रहे हैं जी। और अगर आप 11वें मतलब नहीं मुझे तो ये चीज सही नहीं लग रही हम्म। तो वो 10 लोग आपको ऑटोमेटिकली खुद ही आइसोलेट कर देते हैं बिल्कुल, कि और मतलब ये तो हो जाए, हमारे हाँ हमारे हाँ, वे पे है ही नहीं ये तो। कोई मसला नहीं, हो जाए आइसोलेट। मतलब ठीक है जी, जहाँ जिस हाँ गैदरिंग में एग्जैक्टली आपकी वैल्यू नहीं है, जिस बात की, जिस गैदरिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां पे बोलना ही फजूल है, मतलब वहां पे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली तो इट्स बेटर कि आप अपना सर्कल बनाएं, चाहे उस सर्कल में आप खुद अकेले ही क्यों ना हो, क्योंकि आप जो खुद से बात करेंगे ना, वो वर्थ इट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कि आप बाकी लोगों से जो बड़ी नॉर्मल लाइफ और बड़ी ही नॉर्मल पेस पे चल रहे हैं जी, जॉब करनी है, जॉब करके जी कुछ एक घर बनाने। तो खैर, द पॉइंट इज कि अभी रिसेंटली इनफैक्ट मेरा गेट टुगेदर हुआ काफी टाइम बाद अपने दोस्तों से। तो जो दोस्त एक टाइम पे मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या बातें करता है कि जी मैं ये करूंगा, मैं तो कोई जो है ना अपना काम करूंगा, मैं जॉब नहीं करूंगा, दिस एंड दैट, अब वो खुद अप्रिशिएट करेंगे नहीं यार एहसान तू सही था, आज तक जो है ना, मतलब हम तो अभी भी वही जॉब और नौकरी के चक्कर में लगे हुए हैं, और तुम टाइम बाउंड भी नहीं हो, मतलब टाइम भी तुम्हारे हाथ में, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, काम भी अपने हाथ में, जब चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, जब चाहूँ उसको कम कर सकता हूँ, प्रॉफिट्स को, अर्निंग्स को अपनी। फिर उसके बाद आई वॉज अवेलेबल, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि जब भी फैमिली को नीड होती है तो आई एम अवेलेबल। गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही बिल्कुल चैप्टर है। जी सोफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे पूछना था कि मेरे पास 2 क्लाइंट्स आए हैं। हम्म। एक का होम्योपैथिक क्लिनिक है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो हम्म। उनका फेसबुक पेज कवर कुछ भी नहीं बना हुआ, लोगो। हम्म। तो मुझे उनकी मार्केटिंग करनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूँ और कितना चार्ज करूँ उनसे। अच्छा, इसके लिए आप एक काम करें, अतर है आज की क्लास में? अतर नहीं है, अच्छा।
आप एक काम करें, मुझे दोनों पेजेस अगर बनाए हैं या कोई वेबसाइट है या कोई भी डिटेल्स है वो मुझसे जो है व्हाट्सएप पे शेयर करें, तो मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा। कि पिच कर दिया आपने, मतलब क्लाइंट्स आ गए आपके पास? सर मैंने अभी बात की है, कंफर्म नहीं किया। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसमें बेसिकली करना सिर्फ आपने ये होगा कि थोड़ी स्टडी, थोड़ा कंपेटिटिव एनालिसिस करना है आपने, कि बाकी जो सेम बिजनेस में बाकी ब्रांड्स हैं या बाकी कंपनीज है वो क्या कर रही हैं। उनकी बेस पे आपने एक कैलेंडर बनाना है कि जी कौन से प्लेटफॉर्म पे किस दिन क्या क्या पोस्ट करना है, कैसे डिज़ाइन होगी पोस्ट, कैसी नज़र आएगी। अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती तो आपको एक डिज़ाइनर ऑन बोर्ड लेना होगा, और उसके साथ आपने फिर जो है ना वो क्लाइंट्स को दिखा के उस पर अप्रूवल लेके और उनसे चार्जेस लेने। अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट्स का पोटेंशियल कितना है और आप में कितना, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, वो डिज़ाइनर जो आप हायर कर रही हैं वो कितने पैसे ले रहा है, आपका कितना टाइम लग रहा है दिन का, और उसके बाद फिर आपको कितना जो है ना प्रॉफिट मार्जिन आपको एक सर्टेन चाहिए। तो नॉर्मली जो हम पेजेस मैनेज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, वो 25,000 से शुरू होके तकरीबन तकरीबन लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए तक जाते हैं। बट अगेन उसमें डिपेंड करता है कि कितने प्लेटफॉर्म्स आप हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड है। होम्योपैथिक वाले अगर आपसे सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले अगर आपसे सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो है ना गेम बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। फिर वो अलग ही ना बजट और हाई हो जाते हैं, और फिर आप एड बजट की से बात कर रही होती हैं। तो इसको जो है ना आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आपको थोड़ा प्रॉपर और मजीद स्पेसिफिक गाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। केसेस आते हैं जो कि ऐसा आइसोलेशन को फेस कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए बेसिकली सेम वही चीज़ है कि ये आइसोलेशन फेज होना अच्छी बात है मेरी नज़र में। तो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि एक एक दफ़ा सब नहीं सर, एक्चुअली बोलें। सर एक्चुअली वो उनके केसेस इस तरह के होते हैं कि उनके पेरेंट्स ही उनको सपोर्ट नहीं करते। यानी कि वो एक केस मेरे पास आया था, तो वो जो स्टूडेंट था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, और वो फ्रीलांसिंग की फील्ड में और मार्केटिंग की फील्ड में बहुत 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 ज्यादा इनहेंस कर रहा था, और एक्सेल था उसमें, एक्सीलेंट था अपनी फील्ड को लेके। और वो जो है वो सारी टेक्नोलॉजीज वो उनके ऊपर काम कर रहा था जो शायद पाकिस्तान में अब तक बहुत सारे लोगों ने नहीं की होगी। तो उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं कि आपको एमबीबीएस ही करना है, या आप जो भी जिस इंजीनियरिंग की फील्ड से आप रिलेटेड हो आपको वही करना है। 2-3 ऐसे केसेस थे, एक इंजीनियर था और एक एमबीबीएस था। तो वो उनको पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत बार आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है कि आप डिग्री करें, आप छोड़ें। हालांकि वो बहुत अच्छा है उस फील्ड में, लेकिन फिर भी आप डिग्री करें। तो सर पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए बहुत जगह पे। देखिए असल में हम लोगों का डिलेमा ये है कि जो हमें मिले है ना, एक जनरेशन जो मिली है, वो जनरेशन बड़ी जो है ना इन चीज़ों को एक थोड़ी टफ है। हमें बहुत मुश्किल होता है हमें उनको एक तो समझाना कि जी, मतलब हज़रत अली का भी कॉल है कि अपनी आने वाली नस्ल को अपनी तरह की अपना इल्म मत सिखाओ। वो एक अलग वक्त के लिए पैदा हुए हैं, और उनकी जो है ना मतलब उनका इल्म भी उस वक्त के लिए है। तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं, इनको लगता है कि नहीं, ज़िंदगी में कामयाबी का मकसद यही है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और बस फिर उसके बाद जो है ना किसी बड़ी सी कंपनी की छोटे से कमरे में चेयर पे बैठे रहो, दिन के 8-10 घंटे गुजारो, और यही सक्सेस है लाइफ में। उनका मानना भी देखें गलत इसलिए नहीं है कि वो जिस टाइम के है ना, वहाँ पे एक परमानेंट जॉब होना भी बहुत मुश्किल काम होता था। बड़ी मुश्किल से जॉब्स मिलती थी, कम-कम सैलरीज़ पे उन्होंने सर्वाइव किया, और बड़ा टफ एक टाइम देखा उन्होंने। पूरी ज़िंदगी लगा के उन्होंने जाके एक अपार्टमेंट, एक घर बना लिया। तो वो चाहते यही हैं कि अब ऐसा ना हो कि ये चीज़ जो है ना नेगेटिव में जाना शुरू हो जाए, या वो चाहते हैं कि ठीक है जो भी करना है करो, लेकिन एटलीस्ट एक बैकअप डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कि अगर व्हाट इफ इट ऑल फेल्स, तो आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए कि आप जब गिरो वहाँ से अगर, तो आपके सपोर्ट के लिए ना एक कुशन होना चाहिए, जिससे टकरा के आपका जो फॉल है वो आप बच जाओ, बिल्कुल ही ना बैंकरप्ट ना हो जाओ। तो उनकी भी थिंकिंग गलत नहीं होती है। उसके लिए देखें सॉल्यूशन यही है कि अगर तो आप कर सकते हैं, जैसे एमबीबीएस तो ऑब्वियसली टफ चीज़ है कि अगर आपका इंटरेस्ट ना हो, अगर आप में कैपेबिलिटी ना हो तो नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी जो है ना एक छोटी-मोटी डिग्री करके पेरेंट्स को आप खुश कर दें कि हाँ जी, मैंने ये वाली डिग्री कर ली है, और ये डिग्री रखें भई आप लोग अपने पास। इन द मीन टाइम आप उनको अपनी स्किल से, अपने काम से, अपने विज़न से कोई भी एक छोटी-सी सक्सेस ला के दिखा दें। एक गाड़ी खरीद ली छोटी-सी, एक छोटा-सा ना एक कमरे का ऑफ़िस बना के उनको दिखा दिया। ऐसे ही जो है ना थोड़ा-थोड़ा करके आप उनका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं कि अच्छा ये देखें जी, इस तरह से ये चीज़ हो रही है।
ठीक है, अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स के ऊपर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू की अगेन। तो प्रोडक्ट हंटिंग अगेन ऑब्वियसली डिटेल टॉपिक है, तो डिटेल डिस्कशन बनता है इसके ऊपर। अगेन अब प्रोडक्ट हंटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं आते, आप सर्विस भी कोई दे सकते हैं, जो सर्विस कोई और ना दे रहा हो या कोई और उतनी अच्छी ना दे रहा हो जितनी आप दे सकते हैं। जो मैं बात करता हूँ कि द रीज़न कि मैं शायद थोड़ा बहुत अगर सक्सेसफुल रहा हूँ इस फील्ड में, उसकी वजह भी ये थी कि मैंने कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। मैंने हर क्लाइंट को पहले ओन किया, उसको अपना बनाया कि शायद ये मेरा ही बिज़नेस है, और फिर मैंने दिन रात उसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया जब तक मैं उसको चला रहा था। तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, और मैं हर वो चीज़ सोचना शुरू हो गया कि अच्छा क्या करूँ जो ये बेहतर हो जाए, किस तरह से कोशिश करूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग बेहतर हो जाए, इसका कंटेंट बेहतर हो जाए, इसको और सेल्स आना शुरू हो जाए। उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करना शुरू हुए, जी प्रॉब्लम है कहाँ पे? उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिशें करने लग गया। तो आप भी अगर अपने काम को इतना सीरियस लेके करेंगे ना कि आप उसको ओन कर लें, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप अपना कोई फ्रीलांस काम कर रहे हो, चाहे आप किसी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो, ओन करेंगे चीज़ को, उसके साथ लॉयल रहेंगे, जेन्युइन रहेंगे, तो आप सीखेंगे भी ज़्यादा, आपकी उस क्लाइंट के साथ एसोसिएशन भी अच्छी बनेगी। फिर कल को आप साथ काम करते हैं, नहीं करते हैं, कभी भी आपकी गुड बुक्स में ही रहोगे आप उनकी, और वो आपको रिकमेंड फिर भी करेंगे कि हाँ यार ये बंदा है, इससे आप बात कर लें। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी थे, अभी कोविड के टाइम से भी बिजनेसेस बंद हो गए उनके, लेकिन अभी भी उनके मैसेज आते हैं कि जी मेरा रिलेटिव है, ये काम कर रहा है, आप प्लीज़ गाइड कर दें, या इसका काम देख लें, या मेरे बच्चे को आप बता दें जी कैसे ऑनलाइन काम करना है। तो बस ये चीज़ आपने देखनी है कि चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसमें आपकी सोचने की कैपेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि जी मैं इस प्रोडक्ट को जब बनाऊँगा, लॉन्च करूँगा, तो इट शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट, एंड मेरे पास उसका पूरा प्लान भी होना चाहिए। अभी आजकल आजकल क्या काफ़ी टाइम से मुझे एक ऐड नज़र आता है ऑस्ट्रुस ऑयल वालों का, जो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो होता है, उससे कोई ऑयल वगैरह बनाते हैं, घुटनों और कमर के दर्द के लिए। तो पास्ट में मैंने भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स पे काम किया है जो इस तरह की प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। ग्रीन रूट्स करके एक ब्रांड है, डॉक्टर ईसा का, वो भी ये काम करते थे। तो उनको भी मैं अक्सर ये चीज़ बोलता था कि यू नीड टू क्रिएट ब्रांड्स। आप खुद को ब्रांड बना रहे हैं डॉक्टर ईसा को, तो जब तक डॉक्टर ईसा है तब तक ही ब्रांड है। ग्रीन रूट्स आपने बना दिया, ग्रीन रूट्स में भी लोग, लेडीज आ रही हैं अपनी जो है ना मसले डिस्कस करने या अपने इश्यूज के लिए, वो प्रोडक्ट कोई ढूंढते हुए नहीं आ रही। तो जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनता ना, और आप किसी पर्सनैलिटी बेस्ड रहते हैं, या आप किसी जो है ना लोकेशन बेस्ड रहते हैं, तब तक आप एक्सेल नहीं कर सकते या ग्रो नहीं कर सकते अपनी लॉन्गर रन में। बंदा खत्म तो बिजनेस भी खत्म। तो जितनी जल्दी कोशिश आपने ये करनी है कि सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप लोग हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री में रहते हुए पैसे कमाएं, और जितना जल्दी हो सके अपना कोई प्रोडक्ट बनाएं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। एम फॉर द मून, कोशिश करें जी इसको बहुत दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड बना देंगे। तो अगर आप वहां से गिरेंगे भी ना, तो कहीं सितारों में ही होंगे, तो जो है ना आपको इतनी ज्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो सेम चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग द बेस्ट ऑफ व्हाट आई कुड डू। एक टाइम पे मुझे भी बहुत आइडियाज थे, स्टार्टअप करेंगे, ये करेंगे, इस तरह की चीज़ लॉन्च कर देंगे जी, दुनिया बदल देंगे। पर उस टाइम पे ना ये इतने ज़्यादा इंक्यूबेटर्स थे, ना कोई ऐसी उस पर सपोर्ट थी। किसी भी डेवलपर को मैं बोलता था जी ये बनाना है, वो पैसे इतने मांगेगा, या वो कभी भी आपके विजन पे ऑन बोर्ड नहीं आता था। उसकी वजह ये थी कि उसको भी जॉब करनी थी, उसको भी घर पे किचन मनी चलाना था, और मेरे पास ऑब्वियसली उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको अफोर्ड कर सकता। तो मैंने क्या किया कि मैंने आइडियाज़ को अपने पास नोट करके रख लिया, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, जब टाइम होगा तब हम, जब पैसे होंगे, टाइम होगा, तब हम इस पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। बीच में कुछ आइडियाज़ तो मैंने बाकायदा लोगों को गिफ्ट कर दिए कि यार चलो तुम में पोटेंशियल है, तुम ये आइडिया को एग्जीक्यूट करो एंड सी वेयर इट गोज़। तो एक तो हर चीज़ का टाइम भी है,
और आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपने अभी से ही करनी है, लेकिन अभी से बस डायरेक्शन सही ले लें। डायरेक्शन अपनी सही डिफाइन कर देंगे आप लोग, तो चाहे पेस आपका उस पे चले, चाहे दौड़ें, चाहे आप उड़ते हुए जाएँ, चाहे आप रेंगते हुए जाएँ, आप कहीं न कहीं आगे ही बढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने डायरेक्शन ही उल्टी ले ली, आपने पटरी ही गलत चुन ली, जो उस डेस्टिनेशन पे जाती नहीं है, तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं। इसीलिए सबसे मेन फ़ोकस जो है ना वो यही है कि आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से सही डायरेक्शन का इंतख़ाब करें और उस पे कोशिश करें कि आप फिर अपने साथ-साथ ना और लोगों को ऑन बोर्ड लेते रहें, ताकि जब ज़्यादा लोग साथ चलेंगे उसी ट्रैक पे, तो कोई किसी दिन थक जाता है तो वो दूसरे उसको पुश करके आगे ले जाएँगे। कुछ ऊँच-नीच होती है तो आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी टीम होती है एंड आप उससे दूर तक जा सकते हैं। अकेले चलते-चलते थक गए, गिर गए, कोई उठाने वाला नहीं होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हमने प्रोडक्ट्स, कस्टमर, एनालिटिक्स देख लिए। ठीक है, एनालिटिक्स में ही हम अभी एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे रुके हुए हैं। कल एनालिटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम आगे मार्केटिंग, डिस्काउंट्स और एप्लीकेशंस को देखेंगे शॉपिफाई की एंड देन फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी समरा। सर मैं ऐसी एक बात ही करी थी कि आप जो है वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काम क्यों नहीं करते? मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए काम नहीं करता हूँ कि मेरे पास मोटिवेट करने के लिए कोई बेस नहीं है अभी। आई एम नॉट अ मिलियनेयर। शाहरुख खान कहता है ना कि टू बी टू बी अ फिलोसोफर यू कैन नॉट बिकम अ फिलोसोफर व्हाइल बीइंग पुअर। आपको अमीर होना पड़ता है तभी लोग आपकी बात सुनते भी हैं और उसको मानते भी। अभी नहीं इस सर, कंडीशन मतलब में एक एक इंसान का एक वे होता है, एक इंसान को वे होता है, एक इंसानों की बातों में ना दम होता है कि हाँ। उससे जो है ना वो दूसरा इंस्पायर होता है और फिर उसके ऊपर काम करता हम्म। है। तो आई गेस यू हैव दिस क्वालिटी और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। मेरे ख्याल में आपको जब भी टाइम मिले ना, आप हम्म। थोड़ा थोड़ा अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके जरूर डालें। आप मेरा परिजात देखो सर, थोड़ी देखो। आप मेरा पेज देखें ना, 2 साल पहले ये सब बहुत वीडियोस डाली हैं मैंने और बड़ी जो है ना अच्छा। वायरल वगैरह भी हो गई थी। सारे मेरे दोस्त हैं, दी इडियट्स, कराची वाइन्स वगैरह, तो इन्होंने ना अपने अपने स्नैपचैट पे शेयर कर दी थी कि जी आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें यहाँ पे और इस तरह के। मसला ये हुआ था यस कि सर, एग्जैक्टली सर, मैं बताऊं हमारे यूथ को जरूरत है। देखिए, और भी जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और उनको हम सुनते भी हैं। हम्म। मगर एक ऐसे ही बंदा, मतलब लाइक के उसने ऐसा मतलब काम शुरू किया और उसने अपने आप को मतलब ऐसे डेवलप कि जो आप अपनी स्टोरीज बताते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया और मेरे पास ये रीजन था, मैंने अपने फादर को ये बोला। मतलब ये सारे आइडियाज ना, वो सारी एग्जीक्यूशन जो बंदे के ऊपर गुजरी होती है ना, वही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ट्रू। और फिर उसी को देख के ना फॉलो कर सकते हैं और मतलब बहुत अच्छी गाइडलाइन आप दे देते हैं सर। कोशिश है, करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ये बेटर ऑप्शन है वैसे मेरे लिए। करियर काउंसलिंग में कर सकता हूँ बजाय इसके बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है ना ऐड करनी पड़ती हैं। जब मैंने कोशिश की थी तो मुझे स्टूडेंट से ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टेड लोगों से ज़्यादा मुझे जो है ना बड़ी सारी खातूनों के मैसेज आना शुरू हो गए और वो अपने घर के डोमेस्टिक मसले डिस्कस करना शुरू हो गई थी कि मेरी सास ये जुल्म कर रही है और मेरे शौहर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, इस तरह के। मैंने कहा यार इन कामों के मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने ये एक तो बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया होगा। एग्जैक्टली तो फिर जो है ना मतलब हम लोग हंसते भी थे कि यार मैं क्या बातें कर रहा हूँ और इन विचारों के मसले क्या हैं, हम क्या विजन लेके चल रहे हैं। तो फिर खैर उस पर फिर यही किया था कि हमने पॉज लिया उस चीज़ से। मैंने कहा नहीं यार ये अभी सही टाइम नहीं है, पहले जो है ना कुछ बन जाए, कुछ अचीव कर लें, ताकि इंशाल्लाह वही चीज़ है सर। ना कि आप जब किसी को कुछ बोल रहे हो तो वो बोले यार खुद क्यों नहीं किया। मैं अपने हम्म। कजन्स को उनको बोलता हूँ यार जिम जाओ, हेल्थ का ख्याल रखो, तो वो अगर सामने से ये बोलते हैं एहसान भाई आप खुद क्यों नहीं गए। तो जरूरी नहीं ऑब्वियसली कि अगर मैं आपके लिए एक अच्छा सोच रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी वो करूँ या नहीं करूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि मुझे करनी चाहिए वो चीज़, और जब मैं वो करके बोलूंगा ना किसी को तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा उनके लिए। सर वैसे जिस तरीके की हमारी यूथ बड़ी हो रही है और जिस तरीके की हम चीजों को करीब करीब अपने देख रहे हैं, तो अच्छा है कि सर कोई पीको और पकाओ जैसा चैनल बना लें और एक डीएसएलआर रख के कुछ अच्छी सी टीम हो हमारे पास, ऊट पटांग सी हरकतें करें पार्क में इधर उधर, तो वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है सर।
और उस तरह की चीजों में अगर कोई मोटिवेशनल चीजें हो ना, तो मतलब कोई इस तरह का इवेंट करके या इस तरह की हरकत करके या चीज करके लोगों को लाया जाए और उसके बाद फिर उसका एंड जो है किसी मैसेज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर खत्म किया जाए, तो जो हमारा मैसेज देने का मकसद है किसी को, वो उसको हम दे सकते हैं। तो जिस तरीके की सोसाइटी चल रही है, जिस तरीके का लोगों का ट्रेंड है, जिस तरह बच्चों का ट्रेंड है आजकल यूट्यूब, टिकटॉक और इन चीजों के ऊपर, तो उन्हीं चीजों में जाके जो है ना सर उनको ग्रैब करना चाहिए। बिल्कुल मैं है, तो ये कर रहे हैं समझ लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। एसईओ एक्सपर्ट्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने स्नैक वीडियो या स्नैक ऐप करके कोई वेब है टूल, स्नैक ऐप है या स्नैक वीडियो, उस पे उन्होंने किया हुआ है। टिकटॉक पे अभी वो लोग बना रहे हैं अपना कंटेंट, तो अच्छे व्यूज भी उनको 100,000 में मिल रहे हैं उनको। लेकिन वही चीज़ है कि आप एक शख्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब चीज़ें करें। मैं अपना एक इनपुट दे रहा हूँ। मेरी नज़र में ये है कि अगर मैं जस्ट एक छोटे से भी स्टूडेंट के ग्रुप को अगर एक सही डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आप में से कोई एक दो स्टूडेंट भी अगर एक अच्छी डायरेक्शन पे चल जाते हैं मेरी किसी भी एक बात से, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार, एक कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। और अब तक जो एक वो थे ना कि जस्ट मॉनेटरी गेन्स की तरफ जा रहा था, तो अब कोई ऐसा भी है जिसको मैं एक सदका जारिया भी समझ सकता हूँ कि जी अब जब तक वो अपने इल्म को आगे फैलाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता रहेगा उसमें से। Without bread in stomach, motivation speaking is just a trainer's engagement. Motivation speaking should part play in correction of planning. अग्रीड मोटिवेशनल स्पीकर्स से ज़्यादा हमें जो है ना डूअर्स की ज़रूरत है सर, कि सर जैसे एक्चुअल आपने में जो देखा होगा कि आजकल, सर जैसे आपने देखा होगा आजकल फेसबुक के ऊपर या कहीं भी आप देखें तो हर कोई फ्रीलांस का टीचर बना हुआ है। हर किसी के पास ट्रेनिंग्स हैं, हर किसी के पास वीडियोस हैं, और हर कोई जो है ना सर फ्रीलांस बेच रहा है। जी अगेन देखें, फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को हमारी सपोर्ट किया हुआ है फ्रीलांसिंग ने, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको जो है ना, जिनका ब्रेड एंड बटर फ्रीलांसिंग से चल रहा है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि मैं थोड़ा सा उसमें जो हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग के साथ साथ आपको ब्रांड बिल्डिंग भी आनी चाहिए। और फ्रीलांसिंग का एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? आप किसी भी चीज़ में जाते हैं तो उसकी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी होती है ना। स्कूल में गए थे ताकि जी मैट्रिक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट मिले, कॉलेज में गए जी ताकि डिग्री मिले, यूनिवर्सिटी में गए सॉरी ताकि डिग्री मिले। तो फ्रीलांसिंग की एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? करते रहो, पैसे कमाते रहो, करते रहो, पैसे कमाते रहो, करते रहो, पैसे कमाते रहो, इसी साइकिल में घूमते 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 खत्म हो जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि ना स्किल्स इतनी इफेक्टिव रहेंगी, नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी। एक टाइम आएगा जी ना एनर्जी इतनी रहेगी कि आप वो उस स्पीड से या उस पेस से काम कर सकें। चलें जी, आपने माइक्रो एजेंसी बना ली, आपने बाकी टीम से काम कराना शुरू कर दिया, तो अब ऑब्वियसली आप जो अर्निंग कर रहे थे वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। फिर थोड़ी टाइम में उसी टीम में से कोई और अपना एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, वो एग्जिट करके या तो आपके क्लाइंट्स ले जाएगा, टीम तोड़ देगा, नहीं भी करेगा, जेन्युइनली भी चलेगा, तो भी आपका चंक कम से कम होता रहेगा जितनी बड़ी आपकी टीम होती रहेगी। और अगर नहीं भी होती, चले आपने ग्रो कर ली, एजेंसी बना भी ली, उसके बाद भी एग्जिट स्ट्रेटजी वाइज आप पैसे आपके पास आ रहे होंगे रेगुलर मंथली किचन मनी के लिए, आपकी वेल्थ नहीं बन रही होगी। आप जो है ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे उससे, या कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उस एजेंसी को विद क्लाइंट्स या विद टीम आप उसको फ्लिप ना कर दें, मतलब बेच ना दें किसी को। तो एक एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्रीलांसिंग में भी। यू कैन गो इन, बट एग्जिट स्ट्रेटजी के साथ जाए कि हाँ ठीक है, मैं 3 साल 5 साल फ्रीलांसिंग करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, जैसे ही मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा इस बिजनेस में जो मुझे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फ्रीलांसिंग अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा नहीं की, मैंने थोड़े टाइम तक की थी, आई थिंक ब्रेकअप्स में की 3 से 6 महीने की, फिर उसके बाद कोई जॉब लग गई, उस जॉब 1-2 साल की, फिर उस जॉब के और नेक्स्ट जॉब के बीच में जो टाइम था उसमें फिर से फ्रीलांसिंग कर ली। तो फ्रीलांसिंग वाज माय बैकअप प्लान, इट वाज नॉट द ओनली थिंग दैट आई हैड टू डू, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सीखना था, और सीखने के लिए मुझे ऑन ग्राउंड और इन प्लेस होना ज़रूरी था। बट नाउ एक टाइम के बाद एग्जिट स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि हाँ ठीक है, मुझे अपनी एजेंसी बनानी है, अपनी एजेंसी बना ली, एजेंसी को चलाया 7-8 साल 9 साल। एजेंसी की मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी ये थी कि या तो एजेंसी को चलाता रहूंगा और अपने ब्रांड्स खोलूंगा, और ताकि उसके लिए मुझे किसी और एजेंसी को हैंड ना करना पड़े, मेरे पास अपनी जो है ना एजेंसी होनी चाहिए।
या फिर एजेंसी को बेच दूंगा और उन पैसों से कोई बिजनेस शुरू करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजेंसी बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, वो चल भी रहे हैं, साथ में उनका काम एजेंसी कर भी रही है। तो दिस इज माय एग्जिट स्ट्रेटजी कि अब मैं बिजनेसेस की तरफ जाऊंगा, बिजनेसेस बनाऊंगा, उनको चलाऊंगा, फिर बिजनेसेस को फ्लिप करता रहूंगा ताकि अब वेल्थ क्रिएट हो। जो मेरी किचन इनकम है वो मेरी एजेंसी संभाल रही है। सो यू नीड टू हैव योर एग्जिट स्ट्रेटजी एज वेल। बाकी रेस्ट इज अप टू योर स्किल्स कि अगर फ्रीलांसिंग में आपका करियर आपको लगता है कि अच्छा है तो यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर इट। ठीक है गाइस, कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह, कल जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे पूछो जी, आज ही मुझे वो वाला ऑप्शन दिया है फ्री ट्रायल फॉर प्रीमियम का ना मंथ का, मैं डेबिट कार्ड अब उसको कर रहा था तो उसमें इजीली मतलब रिमूव कर सकता हूँ ना? हाँ अगर हो गया है तो रिमूव कर देंगे आप उसको बाद में, ठीक है। और अच्छी बात है, कर लें, मैंने कल किया यही, और मुझे सुबह 3 बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब की ऑफरें आ गई, और मतलब बड़ी कंपनियों से, ग्रैंड लेवल की ना जैसे। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, फ्री में जो ना प्रीमियम मिल गया, तो देखो इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आ गई। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर मैं लास्ट में बस ये अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, जैसे अभी मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात हो रही थी, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब किसी चीज का बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है तो वो फिर नुकसानदेह होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान हो, अगर उसको कोई बीमारी है तो जब तक उसको मेडिसिन नहीं देंगे, जब तक उसको आप इंजेक्शन नहीं देंगे, आप कितना भी उसको मोटिवेशनल स्पीकिंग उसके साथ करें तो उसकी तबीयत सेट नहीं होगी। इसी तरह से हमारी सोसाइटी के जो बहुत सारे इश्यूज हैं, वो जब तक उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनका सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, कि आप कितना भी मोटिवेशनल स्पीकिंग कर लें, लेकिन इससे बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं और सुसाइड भी करते हैं। मतलब एक इंसान है जिसके बस में कोई चीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल एक केस हम लेते हैं और उसको जस्ट मोटिवेशनल स्पीकिंग बार बार की जाए तो वो डिप्रेशन से मर जाएगा। सही बात है। तो हमें मतलब थोड़ा ये चीजें भी सोचनी चाहिए हमें। सोसाइटी में हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बात कहता है ना तो हम उसको उसी एंगल में समझते हैं। हालांकि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल देख के चलना चाहिए कि किस चीज की कहाँ कितनी जरूरत है, उसको उस हिसाब से लेके चले। आई एग्री। और इनफैक्ट इसमें जो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इतना मोटिवेट कर दें अपनी यूथ को कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप आ जाए मोटिवेटेड यूथ का, जो हर जगह बस भाग रही हो लेकिन उसको ये नहीं पता हो कि भागना कहाँ है और करना क्या है एक्चुअली में। तो मोटिवेटेड तो बहुत है लेकिन अब उसको ये सोल्यूशन आपने दिखाना है कि जी ये डायरेक्शन है, इसमें जाना है। और हर किसी की डायरेक्शन अलग हो सकती है, हर किसी की जो है ना गोल्स अलग हो सकते हैं। हमें कोशिश करनी होगी रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के ऊपर, कि जहाँ से एक्चुअली में रिजल्ट भी आए। वरना आपकी बात सही है बिल्कुल, कि कहीं ऐसा ना हो इतने मोटिवेटेड हम दिखाएं और उनको इतनी सक्सेस स्टोरीज दिखाएं कि देखो वो इतने लाख कमा रहा है, वो इतने लाख कमा रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो बंदा और डिप्रेशन में आ जाए कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, या मैं क्या करूं फिर इसी तरह का सिनेरियो। चलिए ठीक है गाइस, अब बाकी जो है ना कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।